हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। क्या आपने फिजिक्स वैक्सीन लगवा ली? अगर नहीं तो आज ही लगवा लो, यही सही समय है। फिजिक्स वैक्सीन लगवाओगे तो फिजिक्स का जो फोबिया है आप उससे हमेशा प्रोटेक्शन में रहोगे, हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। जैसे एक वैक्सीन हमारे लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल डिजीज या वायरस से प्रोटेक्ट करती है बाय जनरेटिंग एंटीबॉडीज इनसाइड, इसी तरह से फिजिक्स वैक्सीन आपको कंप्लीट 11th एंड 12th फिजिक्स में आपकी प्रोटेक्शन करेगी किसी भी बड़े कॉन्सेप्ट, किसी भी बड़े न्यूमेरिकल या किसी भी कहूं कि भाई सम से जो आपको बॉदर करेगा। तो आज ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा खास है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस वीडियो को ऑलरेडी कुछ पार्ट देख के रखे हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये वीडियो नहीं होगी। तो आज ये वीडियो मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आज आपने ये फिजिक्स वैक्सीन लगवा ली तो कंप्लीट 11th 12th फिजिक्स में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बॉदर नहीं करेगा। ये मेरा बस विश्वास है, और ये सिर्फ ये मेरा विश्वास नहीं है, ये 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का विश्वास है। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स का विश्वास है जिन्होंने शब्दों के जरिए अपने जो है ना अपने जॉय को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ लव। ये जो वैल्यू है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना ये बहुत ज्यादा जो मैटर करता है, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने ये चीज बताई है कि सर मुझे इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो पा रहा है और बहुत छोटे समय में। मैं आपको बता दूं फिजिक्स में मतलब यूट्यूब पर मेरी जानकारी में शायद नहीं, अगर हो तो आप मुझे माफ करना, कि भाई 100 मिनट के अंदर इनसाइड बिल्कुल 100 मिनट के अंदर आपको YouTube पर अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें डिफरेंशियल भी हो, इंटीग्रेशन भी हो, जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो और वेक्टर भी हो, वो भी कंप्लीट बेसिक। इतना कि अगर आप 11th 12th के लिए पढ़ लें सिर्फ आज ये 100 मिनट, तो आपको जिंदगी में कभी भी अगर ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा तो आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है कि मैंने इनके ऊपर डिटेल वीडियोस नहीं बनाई है। जैसे डिफरेंशियल, इसके ऊपर मैंने 1 घंटे से बड़ी वीडियो बनाई है। यूनिट्स एंड डायमेंशन के ऊपर मैंने करीब 8 लेक्चर या 6 से 7 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं 1 घंटे के। इसके अलावा जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर के ऊपर करीब 7 से 10 लेक्चर हो चुके हैं 40 मिनट 1 घंटे के। तो लेकिन वैक्सीन का जो डोज है ना वो छोटा लगता है, इसीलिए अगर आज आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा। और आज मैं आपको विश्वास दिला दूं कि डिफरेंशियल, ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो कंपाइलेशन है मेरी खुद की प्रीवियस वीडियोस का, जिसमें डिफरेंशियल आपको मिलेगा, इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, वेक्टर आपको मिलेगा एंड डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिलेगा। 20 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट और ये 50 मिनट। इसके बाद आप जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होंगे। इस वीडियो को आराम से देखें, पूरा इसको फील लें इसका, और आपको समझ आएगा कि डेली लाइफ में एक्चुअल में इंटीग्रेशन का, डिफरेंशियल का यूज क्या है। हम ये चीज नहीं समझ पाते। तो आज आपको इसको समझना है, पढ़ना है अच्छे से। अभी नहीं देखने का मन कर रहा है तो वीडियो को डाउनलोड कर लो और बाद में देख लेना। समझ रहे हो? नहीं कर रहा, आराम से 1.5 की स्पीड में देख लेना, लेकिन ये आपको देखना चाहिए। आपको आते होंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन आप एक नया एंगल जरूर सीखेंगे इसमें। तो इस वीडियो को जरूर देखें और फिजिक्स में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो। एक नया तरीका आपको इस वीडियो में देखने को जरूर मिलेगा। सो बस यही कहूंगा, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियोस थोड़ी सी पुरानी है इसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की, लेकिन आपको फील पूरा आएगा। सो लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल। अब जहां से नोट करना, बहुत आराम से, बहुत प्यार के साथ ट्यून चेंज करते हुए चलते हैं भाई। देखिए, कहा जाए कि डिफरेंशियल आखिरकार है क्या, डिफरेंशियल आखिरकार क्या है, तो नोट करो कि डिफरेंशियल एक मैथमेटिकल टूल है। नोट करो, डिफरेंशियल एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से हम काफी सारे फंक्शंस को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक कार है, वो कार मोशन में है, किसी सर्टेन टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस कार की कुछ पोजीशन होगी। पोजीशन को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस कार की कुछ पोजीशन होगी और उस पोजीशन के लिए हमने ये इक्वेशन दी, उस पोजीशन को हम इस इक्वेशन से लिखते हैं। तो डिफरेंशियल की हेल्प से हम बता सकते हैं कि इस कार की पोजीशन किस रेट से बदल रही है। डिफरेंशियल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इस कार की पोजीशन किस रेट से बदल रही है, इस कार की वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, इस कार की पोजीशन, इस कार की वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है। इसके साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, हम ये भी बता सकते हैं कि इस कार का मोशन कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है या फिर एक्सेलरेटिव मोशन है। सारी बातों को आपको पूरे दिमाग के अंदर बैठ जाएगी, टेंशन ना लो। देखो, मैं आपको पढ़ना सिखाता हूं। जैसे मान लो कभी भी पूरी फिजिक्स में अगर यूज हो जाए, टाइम का डिवाइड लग जाए, तो उसको पढ़ते हैं रेट ऑफ, क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ
फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं रेट, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, मार्केट में जाओगे आलू खरीदो, बोला रेट क्या है, तो बोला मतलब भाव के बारे में बात कर रहा हूं ना, बोला 5 रुपए किलो, समझ में आया? तो रेट जब मार्केट में जाए तो बोला 5 रुपए किलो, जब बैंक में जाओ तो रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जब फिजिक्स में आओ तो रेट का मतलब होता है टाइम का डिवाइड, दैट मींस टाइम की बात की जाती है, टाइम की बात की जाए। तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, तो याद रखना कि टाइम का डिवाइड है ना, तो बोलो रेट ऑफ dy का मतलब है चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ में आता है? मैं इसको ऐसे ही पढ़ सकता हूं, लेट्स से मैंने कहा कि रेट, अच्छा यहां पे तो नहीं पढ़ना, रेट का मतलब टाइम का डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे पढ़ूंगा कि चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम, चेंज इन, डी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, चेंज इन ए विद चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स विद चेंज इन टी, चेंज इन वी विद चेंज इन टी। समझ में आया? तो पढ़ने का ये तरीका है। याद रखना कि डिफरेंशियल का यूज क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, किसी बॉडी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। मैंने बोला कि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशियल मेथड। समझ में आया? तो उसको हम डिफरेंशियल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंशियल एक मैथमेटिकल टूल है। नाउ तो डिफरेंशियल का जो साइन है, जो सिंबल है, दैट इज डी बाय डी एक्स हो सकता है, डी टी हो सकता है, डी वाई हो सकता है, और यहां पर कौन आता है जिसका डिफरेंशियल हो रहा हो। जैसे यहां पर डिफरेंशियल है y का, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशियल ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कमेंट करके बताना। नाउ आगे बढ़ते हैं। कहा जाए कि डिफरेंशियल जब करते हैं तो उसमें दो तरह के टर्म्स यूज होते हैं। कौन कौन से? बोला एक वो टर्म जो कांस्टेंट होते हैं, दूसरा वो टर्म जो वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल, एक वो टर्म जो कांस्टेंट होते हैं, दूसरे वो जो वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट टर्म्स वो होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ, पोजीशन के साथ साथ, किसी के भी साथ साथ ना बदले। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि भाई पाई की वैल्यू है, कहीं नहीं बदलेगी, कहीं भी चले जाओ, है ना। 2 की जो वैल्यू बोले 2 की वैल्यू 2 रहती है ना, 4 की वैल्यू 4 रहती है। तो कांस्टेंट जो है कभी भी टाइम के साथ नहीं बदलते। डिफरेंशियल में कौन से कांस्टेंट यूज होते हैं? जैसे कि आपको पाई हो गया, 2 हो गया, है ना, और भी सारी चीजें अपन बात करेंगे। नाउ अब हमने कहा कि वेरिएबल क्या होते हैं, बोला वेरिएबल जो बदलते रहते हैं। वेरिएबल वो टर्म से जो बदलते रहते हैं। तो मैंने कहा कि वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल जो दूसरे टर्म पर डिपेंड करें उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड ना करें उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप जानते हो ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम। इसका मतलब है कि पोजीशन बदल रही है टाइम के साथ, पोजीशन बदल रही है टाइम के साथ। जरा सोचो कि टाइम रुक जाए तो क्या हम पोजीशन बदल सकते हैं? बोला टाइम आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या हमारी कार आगे बढ़ जाएगी? नहीं। तो याद रखना कि पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो पोजीशन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। पोजीशन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि टाइम किसी के पिताजी के रोकने से भी नहीं रुकता। तो याद रखना कि टाइम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। चलिए तो आपको बता दिया कि रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं डिफरेंशियल को। नाउ अब आपसे कहा जाएगा कि डिफरेंशियल करने का मेथड क्या होता है, डिफरेंशियल के रूल्स क्या हैं। तो आप इतनी सारी बातें समझ गए बेसिक्स, तो अब आप बात करेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल की भी करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि डिफरेंशियल कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास जो है एक टर्म है y, और y इज इक्वल टू लिखा है x टू द पावर n। ठीक है, x टू द पावर n में नहीं लिखता हूं मैं, आपको जो फॉर्मूले में नहीं फंसाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं लेट्स से आपको जो है x टू द पावर x के ऊपर कोई पावर लगी हुई है, ठीक है। अब आपको इस x का डिफरेंशियल करना है, तो कैसे करोगे? तो याद रखना कि पावर आएगी आगे, क्या होगा? पावर आएगी आगे, और x जैसा कैसा लिखा, और अब पावर में से एक कम कर दो, -1। क्या? x की पावर का डिफरेंशियल अगर करना है तो पावर आएगी आगे, x की पावर में से एक कम कर दो। लेट्स से मैंने कहा कि y इज इक्वल टू है, सारी बातें समझाऊंगा, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x क्यूब, ठीक है। तो y की वैल्यू है ना x क्यूब, तो मैं क्या करूंगा कि डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। चलिए नाउ अब देखो क्या करेंगे कि x के ऊपर पावर, x टू दी पावर करना है ना, तो पावर आएगी आगे, x की पावर आ गई आगे, और अब पावर में से एक कम हो जाएगा। तो पावर क्या है? 3 आ गया आगे। अब x की जो पावर है उसमें से एक कम कर दो, दैट मींस 3 - 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x
स्क्वायर। समझ में आया? चलो एक और टर्म लिख दिया हमने कहा y इज इक्वल टू लिख दिया 4t स्क्वायर, क्या लिख दिया 4t क्यूब लिख दिया, 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर ये लिख दिया। अब बोलो अब करो डिफरेंशियल कैसे करेंगे, तो लेट्स से डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, टी का करना है ना, टी का करना है इसलिए बोला कि डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t तो कैसे करेंगे, पावर किसके ऊपर, 12t के ऊपर, तो पावर आएगी आगे, तो 4 पहले से दिया है, अब पावर आ गई आगे तो कितना हो जाएगा, बोला 12 हो गया 12। अब पावर में से कर दो एक कम, तो बोला कितना होगा 12t स्क्वायर प्लस, अब देखो पावर आएगी आगे तो 2, t के ऊपर पावर कितनी है 2, तो 2 2 जा 4, पावर आएगी आगे तो 2 2 जा 4, t के ऊपर कितना बचा, बोला पावर में से एक कम कर दो कितना बचेगा, इतना 40, इतना बचेगा नहीं बचेगा, तो समझ में आता है। तो इस तरह से करते हैं डिफरेंशियल, लेकिन इसमें एक बात अधूरी है कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशियल कैसे करें, ये तो वेरिएबल है, ये तो बदलने वाले हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कैसे करें, तो कांस्टेंट के डिफरेंशियल का एक रूल सुनो, कांस्टेंट के डिफरेंशियल का एक रूल सुनो। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि कांस्टेंट अगर अकेला है, कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0। क्या बोला, कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0, कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0। लेकिन कांस्टेंट अगर किसी के साथ है, कांस्टेंट अगर किसी के साथ है तो वहां पर डिफरेंशियल 0 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर मैं कहूं कि ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास जो है यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, चलो यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है 2t प्लस 2 ये इस तरह से इक्वेशन है। अब मुझे बनाना है कि dy/dt करके दिखाओ, तो क्या बोलूंगा, ध्यान से देखना, चलो ऐसे देखो, चलो इसको ऐसा कर देता हूं कि ध्यान से देखना, बोला 2t तो 2, अरे देखो मैं आपको रूल बता दूं तो क्या, 2 के ऊपर पावर है 1 तो 1 आ गया आगे, पावर आ गई आगे, कितना बचा बोला 2। अब t के ऊपर कितना पावर हो जी, बोला पावर है 1, पावर आ गई आगे, पावर में से एक कम कर दो, बोला 0 प्लस, इतना बचेगा नहीं बचेगा, तो इसका मतलब क्या है कि t के ऊपर पावर 0, जब किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, t के ऊपर पावर 0 है तो उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई 1। तो याद रखना कि 2t का डिफरेंशियल कितना हो गया 2, याद रखो 2t का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में 2, 3x का 3, 4x का 4, 4y का 4, समझ में आया है ना। तो इस तरह से डिफरेंशियल हो जाता है ना। तो 2t का डिफरेंशियल कितना हो गया 2t टू पावर 1, तो ये हो गया 2 प्लस, अब देखो 2 के साथ ना तो t लगा है, अब t नहीं लगा तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशियल हो गया 0। क्या हो गया, कांस्टेंट डिफरेंशियल 0। देखो 2b क्या था, 2b कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर इसका डिफरेंशियल 0 नहीं हुआ, यहां पर इसका डिफरेंशियल 0 नहीं है, लेकिन यहां पे 2 अकेला लिखा था, इसलिए जो है इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। समझ में आया। चलो एक बार और बता दूं मैं आपको कि मान लो जो है यहां पर दिया है आपको डिफरेंशियल करना है t का, किसका करना है, t का, अच्छा ये लिखा हुआ है, चलो 60 लिख दें यहाँ पे 60, तो क्या करोगे, लेट्स से आपने किया dy/dt, तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, ये देखो 6, अब देखो t के ऊपर पावर है 1 तो ये आ गया आगे, तो आपने क्या कितना लिखा 6। अब देखो t के ऊपर पावर 1 थी, 1 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 6, t की पावर 0 और इसका मतलब होता है 1, तो इसका मतलब 60 का डिफरेंशियल किया तो कितना आ गया 6। ये बात समझ में आती है आपको, तो ये डिफरेंशियल का रूल होता है। नाउ अब देखो, अब हम जो है किस तरह से डिफरेंशियल करके पोजीशन वगैरह को जो है निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको एक इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, अब ये क्या है, बोला ये पोजीशन है, क्या है, पोजीशन है। तो आपको निकालना है कि वेलोसिटी एट 2 सेकंड, है ना, और मान लो कि एक्सेलरेशन निकाल देंगे 2 सेकंड पे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, बोला पोजीशन है ना, अगर वेलोसिटी निकालना है तो पोजीशन का एक बार डिफरेंशियल, तो ये आपका dy/dt हो गया इज इक्वल टू क्या करोगे, 2t स्क्वायर का हो गया 4t प्लस 3d कितना हो जाएगा, 3d का हो जाएगा 3 प्लस 4 क्या है, एकदम 0। समझ में आया। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई 4t प्लस 3, बोला 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड पर, तो क्या करोगे कि इस इक्वेशन में t की जगह 2 पुट कर दो, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 4 2 जा 8 प्लस 3।
अब इसका डिफरेंशियल नहीं किया, वेलोसिटी का डिफरेंशियल नहीं किया, केवल टी की वैल्यू पुट किया। इसका मतलब है कि वेलोसिटी एट 2 सेकंड इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड। समझ में आई? तो हमने डिफरेंशियल की हेल्प से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकाल दी। चलिए अब मान लो कि अगर मुझे जो है वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन भी निकालना हो, तो मैंने क्या किया कि एक्सेलरेशन, अगर देखो क्या करते हो, देखो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। यानी कि जो आपने v निकाला है ना, v की जो इक्वेशन निकाली उसका एक बार और डिफरेंशियल कर दो, तो भाई 4t का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 का कितना हो जाएगा, कुछ नहीं लगा, कांस्टेंट है, प्लस 0। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी, बोला एक्सेलरेशन होगी इसकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब इसमें तो t आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ डिपेंड नहीं कर रही, इसकी एक्सेलरेशन जो है टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, ये यूनिफॉर्म है। क्लियर हुई, क्लियर हुई, क्लियर हुई? चलिए भाई, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने मोशन के बारे में बता दिया। तो इस तरह से आप एक बार डिफरेंशियल करोगे पोजीशन का, वेलोसिटी निकलेगी, दूसरी बार कर दोगे तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। अच्छा, अगर इक्वेशन दी है तो आप जो है इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मान लो अगर साइन कॉस टेन का फंक्शन हो तो वहां पर क्या करना होता है, तो जैसे मान लो यहां पर हमने पढ़ा ना कि 2t स्क्वायर का 4t डिफरेंशियल हो जाता है, 3t का 3 हो जाता है। इसी तरह से साइन कॉस टेन दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ रूल होते हैं, कुछ डिफरेंशियल होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। अब वो डिफरेंशियल मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ एकदम याद करा दूं, तो याद रखना पहली चीज, जैसे sin x cos x tan x sec x, है ना, जैसे sin cos 10 इनके डिफरेंशियल, तो सबसे ज्यादा जरूरी बात कि जितने भी cos वाले हैं, जितने भी, अच्छा पहले मैं इसको लिख दूं, ऐसे लिखा जाता है कि डिफरेंशियल ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहां t लगा होता तो बोल दो डिफरेंशियल ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t। समझ में आया? अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई sin x का डिफरेंशियल होता है cos x, जितने भी cos वाले हैं ना उनके डिफरेंशियल के आगे माइनस साइन आता है। क्या आता है? उनके डिफरेंशियल के आगे माइनस साइन। अच्छा देखो, साइन का cos, cos का माइनस साइन, साइन का cos, cos का माइनस साइन। अब देखो tan का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। याद करने की ट्रिक बताते हैं आपको, sec x का होता है sec x tan x, याद करने की ट्रिक बताते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, जितने भी c वाले उनके आगे माइनस आएगा। cosec x का होता है cot x cosec x, cot x cosec x, है ना। e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x ही होता है। log x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। समझ में आया? अब इसको याद कैसे करेंगे, बोला साइन का cos, cos का माइनस साइन, सिंपल है ना, साइन का cos, cos का माइनस साइन, सिंपल है। नाउ अब देखो tan और sec भाई भाई हैं, tan और sec भाई भाई हैं। याद रखना कि tan और sec के भाई भाई हैं, तो भाई घर में पापा है, पापा लेके आए 2 लड्डू, पापा लेके आए 2 लड्डू। आज जो है tan का जो है बड़ा मूड खराब है, बोले tan ने कहा मैं नहीं खा रहा लड्डू, दोनों sec को दे दो। किसको दे दो? दोनों sec को दे दो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई tan x ने क्या कहा कि दोनों लड्डू sec को दो, इसका मतलब कि दोनों लड्डू sec को दो, इसका मतलब sec स्क्वायर x। अच्छा, अब बोला sec x, अगले दिन फिर हुआ, अगले दिन tan ने कहा कि देख मैंने कल का लड्डू नहीं खा पाया, अब मुझे कल का लड्डू दे दे, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ, बोले पापा ने क्या कहा, sec x ने क्या कहा कि भाई पापा, अगले दिन जब पापा लड्डू लेके आए तो पापा ने कहा कि मेरा लड्डू मुझे दे दो और tan का लड्डू tan को दे दो, है ना, tan का लड्डू tan को दे दो, मेरा मुझे दे दो। इसका मतलब क्या है, एक लड्डू sec को मिला, एक लड्डू tan को मिला। ठीक ऐसी बात है कि cot और cosec भाई भाई हैं, तो इसका मतलब cot x, पापा लड्डू लेके आए, cot का मन नहीं है तो पापा ने कहा दोनों cos x को दे दो, तो दोनों cosec को मिल गए, तो cosec स्क्वायर x का मिला cosec स्क्वायर x, क्योंकि cot c वाला है ना तो माइनस साइन लगाया। अब cosec को 2 लड्डू मिले अगले दिन, तो cos ने कहा कि मतलब उसने cot ने कहा कि भाई अब तो मेरा लड्डू मुझे दे दे, तो इसका मतलब है कि एक बार cot x को लड्डू मिला और दूसरा cos x को मिला। समझ में आया? cosec x को मिला, ठीक है। तो उस तरह से डिफरेंशियल याद रखे जाते हैं विद टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए, तो यहां पर देखो e टू द पावर x का डिफरेंशियल जैसा कैसा होता है और log x का डिफरेंशियल ऐसा कैसा होता है। नाउ इसके बाद हम अगली बात करेंगे, और यहां पर देखो करना क्या है, बहुत छोटा सा काम कि अगला जो रूल है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। क्या करना है? प्रोडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अपन को उसको समझ लेना है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है तो जरा ध्यान देना। प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि मान लो अगर हमारे पास एक टर्म लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर मैं ऐसा बोलूं हमारे पास एक टर्म लिखा हुआ है जैसे कि साइन एक्स, या फिर चलो मैंने कॉस एक्स, चलो साइन एक्स लिख देता हूं, साइन एक्स इंटू
10x इंटू 10x। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशियल करना है तो कैसे करूंगा, बोला ये दोनों तो इंटू में है तो क्या होता है भाई, प्रोडक्ट रूल लगाया था। क्या लगाया था, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल को हिंदी में लिखना, प्रोडक्ट रूल दैट मींस अगर डिफरेंशियल करना है दो क्वांटिटीज का, दो टर्म्स का जो कि इंटू में है, प्रोडक्ट में है, तो कैसे किया जाता है, फर्स्ट को फ्री रखना है, फर्स्ट फ्री डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस, ठीक है, सेकेंड को फ्री रखो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इतना कर पाओगे ना, बस इतना काम आपको करना है कि फर्स्ट को फ्री का मतलब है कि फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल नहीं करना, जैसा क्या छोड़ दो, फर्स्ट फ्री सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड को फ्री रखो इस बार और फर्स्ट का डिफरेंशियल। समझ में आया कैसे करेंगे, देखो डी बाय डी एक्स कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट को फ्री, साइन एक्स को फर्स्ट फ्री, साइन एक्स को जैसा कैसा रख दो, साइन एक्स को जैसा कैसा, ठीक है, इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, दैट मींस सेकंड वाला कौन है 10x, तो 10x का डिफरेंशियल कितना होता है प्लस सेक स्क्वायर एक्स कर दिया, प्लस सेकंड फ्री, सेकंड तो इस बार 10 को फ्री रखो जैसा का जैसा, फ्री का मतलब ऐसा कैसा, ठीक है, प्लस डिफरेंशियल ऑफ मतलब इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा cos x। तो बस ये इतना अपना काम बन गया और इस तरह से आप जो है इस टर्म का डिफरेंशियल कर सके, बना लोगे तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। मान लो कि आपको जो है एक और क्वेश्चन मिल जाए, जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि डिफरेंशियल करके दिखाओ किसका, डिफरेंशियल करके दिखाओ किसका, लेट्स से डी वाई डी एक्स आपको करना है किसका, जैसे y इज इक्वल टू है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, ये दिया हुआ है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। अब आपको करना है डी वाई डी एक्स, तो क्या करोगे, फर्स्ट को जैसा कैसा, फर्स्ट फ्री सेकंड का डिफरेंशियल तो कितना हो जाएगा cos x, फर्स्ट फ्री सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फ्री सेकंड को जैसा कैसा, फर्स्ट का डिफरेंशियल भाई e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x ही होता है। तो आपने इस तरह से प्रोडक्ट रूल समझ लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ पा रही होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जाना कि यदि हमारे दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां पर प्रोडक्ट रूल किस तरह से अप्लाई किया जाता है और डिफरेंशियल किया जाता है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि यदि हमारी इक्वेशन में डिवीजन रूल लगाना है, डिवाइड में दी हुई है वैल्यूज, तो उसका जो है डिफरेंशियल कैसे किया जाता है। तो याद रखना कि जैसे प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला था वैसे ही डिवीजन रूल का भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करने के लिए हमने एक बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक अपनाई है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं, अपनी भाषा का इस्तेमाल किया है बस। आप सभी समझते हो, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डेनोमिनेटर नीचे वाला, है ना। फॉर्मूला को एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, वो तो अपने दिमाग में स्टोर होना चाहिए और दिमाग में स्टोर करने के लिए अपनी भाषा से अच्छी भाषा कोई नहीं होती। तो याद रखना कि डिफरेंशियल करने के लिए डिवीजन रूल किस तरह से लगाया जाता है। तो देखो क्या करना है कि फॉर्मूला किस तरह से याद करो। नीचे वाले को फ्री रखो, नीचे वाले को दैट मीन डिनोमिनेटर को फ्री रखो, नीचे वाले को फ्री रखो, ऊपर वाले का सम्मान करो। ऊपर वाला बहुत मान है तो याद रखो नीचे वाले को फ्री, ऊपर वाले का सम्मान, दैट मींस डिफरेंशियल। नीचे वाले को फ्री, डिफरेंशियल ऑफ ऊपर वाला, ठीक है, माइनस ऊपर वाले को इस बार फ्री रख दो, बोला ऊपर वाला अब हमारा भी सम्मान हो जाए तो नीचे वाले का सम्मान कर दो। समझ में आया, ठीक है, सम्मान मतलब डिफरेंशियल। इसके बाद अपॉन लगाओ और नीचे वाले का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या, नीचे वाले को फ्री रखो, ऊपर वाले का सम्मान, माइनस ऊपर वाले को फ्री रख दो, नीचे वाले का सम्मान, अपॉन में आ जाओ, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। कैसे करेंगे तो देखो क्या करना है, नीचे वाले को फ्री तो क्या करोगे, नीचे वाले को फ्री दैट मींस sin x को फ्री कर दो, sin x का कोई डिफरेंशियल नहीं, ऊपर वाले का डिफरेंशियल तो 2x का डिफरेंशियल कितना होगा 2 माइनस फॉर्मूले का ऊपर वाले को फ्री रखो, दैट मींस अब ऊपर वाला कौन है 2x, तो 2x को फ्री रख दो, ठीक है ना, इनटू नीचे वाले का डिफरेंशियल, तो नीचे वाले का डिफरेंशियल sin x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा cos x। समझ में आया, चलिए भाई sin x में क्या करोगे, sin x का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, तो बस इस तरह से जो है अपन ऐसा किया तो sin स्क्वायर x ये हो जाएगा। चेन मतलब चेन जल्दी चली जाती है जब तक डिफरेंशियल पूरा नहीं हो जाता, तो आप यहां पर हेडिंग बनाएं चेन रूल, ठीक है। मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन जो है टेंशन मत लेना ना। अगर मैंने कहा कि मुझे sin 2x का डिफरेंशियल करना है, किसका, sin 2x का, तो क्या करूंगा dy अपॉन dx, किसका, sin 2x का। देखो तो sin का क्या हो जाएगा, sin 2x का बोला cos 2x, sin 2x का cos 2x, लेकिन अब जो है 2x का डिफरेंशियल और हो सकता है तो cos 2x sin 2x का तो हो गया cos 2x, अब 2x का और हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो इसका डिफरेंशियल कितना आ गया 2 cos 2x। अच्छा एक और करते हैं, लेट से मेरे पास जो है इस तरह से दिया हुआ है कि e टू द पावर sin x
ई टू दी पावर साइन एक्स का अगर मुझे डिफरेंशियल करना है, ये y इज इक्वल टू दिया हुआ तो कैसे करूंगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy कर कैसे करूंगा भाई, देखो ई टू दी पावर ओवरऑल ई टू दी पावर जो कुछ भी है ई टू दी पावर x का डिफरेंशियल ई टू दी पावर x ही होता है ना, ई टू दी पावर x का डिफरेंशियल ई टू दी पावर x ही होता है। तो यहां पर क्या है, ई टू दी पावर sin x का डिफरेंशियल ई टू दी पावर sin x ही होगा, लेकिन यहां पर sin x का डिफरेंशियल और पॉसिबल है, तो sin x का हो जाएगा अब cos x। कितना हो जाएगा, cos x। समझ में आया? तो इस तरह से जो है डिफरेंशियल हो जाता है। आई होप आपको ये मेरी बात क्लियर हो पाई होगी। और ये हुआ आपके फिजिक्स में यूज होने वाला कंप्लीट डिफरेंशियल। और आपको अब शायद खुशबू आ चुकी होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत बहुत इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, इस चैनल को थोड़ा सा जो है ऊपर उठा सकते हैं ताकि और वीडियोस जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, तो उस चैनल की लिंक को कॉपी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। ये काम करके आप मेरे ऊपर छोटा सा जो है हेल्प जरूर कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो की लिंक को कॉपी करें अभी और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट। और आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू। पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन नोट करना अब यहां से, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड, इनका मतलब होता इनका मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना, कलेक्ट करना, कंबाइन करना, कंबाइन इकट्ठा करना, एक साथ करना, है ना। समझ पा रहे हो बात को? अब देखो हमने कहा इंटीग्रेटेड वर्ड का यूज किया, बोला किया है, फिजिक्स के अंदर किया, बोला किया है। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर का सीपीयू होता है, सीपीयू कितना बड़ा, बोला इतना बड़ा, है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है ना सारे कंपोनेंट अलग अलग हैं, सारे कंपोनेंट अलग अलग हैं, अपनी अपनी अलग अलग जगह ली हुई है। लेकिन लैपटॉप के अंदर, लेकिन मोबाइल के अंदर, मोबाइल के अंदर तो नहीं है। मोबाइल तो अपने कंप्यूटर से भी फास्ट काम करता है, लेकिन मोबाइल के अंदर सारा काम एक प्लेट के ऊपर है, एक चिप के ऊपर है। किसके ऊपर है? एक चिप के ऊपर, एक सर्किट के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईसी। आपने सुना है, बोले मेरे मोबाइल की आईसी फूक गई, बड़ा अनर्थ हो गया साहब, है ना। आईसी फूक जाने का मतलब क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट खराब हो गई। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब यह है कि एक ऐसी सर्किट, एक ऐसी चिप जिसपे सारे कंपोनेंट इंटीग्रेटेड फॉर्म में, यानी कि इकट्ठे लगे हुए थे, एक ही जगह पे लगे हुए थे, उसको हम बोलते हैं इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना। बात समझ गए? तो सीपीयू में अलग अलग था, मोबाइल में हमारे सारा कंपोनेंट एक ही उस पे है। क्लियर है इतनी बात? तो हम इसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अलग बात है, लेकिन मतलब तो एक ही है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब हमें यहाँ पर फिजिक्स के डेरिवेशंस में क्या इकट्ठे करने की जरूरत पड़ जाती है, ये तो मैंने आपको शब्द का मतलब बताया था। हमें फिजिक्स में क्या इकट्ठा करने की जरूरत पड़ जाती है कि भाई हमें इंटीग्रेशन जैसी खतरनाक टूल का यूज करना पड़ा। तो सुनो क्या होता है, अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि मेरे पास, पहली चीज मैं आपको बताऊं कि सिंपल सी बात समझना, अगर मेरे पास एक सरफेस है तो सरफेस का रिप्रेजेंटेशन बताया मैंने आपको एस। क्या बोला कि सरफेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एस से, ठीक है। अब अगर मैंने लिख दिया डेल एस, तो ऐसा हो सकता है जैसे मान लो ये सरफेस है एस, ठीक है, ये सरफेस क्या है एस। अब मान लो कि सरफेस का छोटा सा पार्ट मुझे लेना है, ये वाला पोर्शन, तो मैं इसको डेल एस लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? डेल एस। लेकिन मान लो कि ये जो पार्ट है ना, ये नोटिसेबल है, मैं इसको देख सकता हूं, थोड़ा बहुत इसको हाथ में पकड़ सकता हूं, ये नोटिसेबल है। लेकिन मान लो इसी सरफेस का एक उतना छोटा पार्ट लें हम जो कि इन्फिनाइटली स्मॉल है, बहुत 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 छोटा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम तो बोलते हैं डीएस। क्या बोलते हैं? डीएस। तो कहीं भी फिजिक्स के अंदर अगर आ जाए डीएक्स, है ना, स्मॉल सरफेस, है ना, स्मॉल डिस्टेंस डीएक्स, तो याद रखना क्या बोल रहे हैं, अगर आ गया डेल एस, तो डेल एस का मतलब है सरफेस जो नोटिसेबल है, और डीएस का मतलब इन्फिनाइटली स्मॉल सरफेस, ठीक है ना। अब बात को सुनो, मान लो, तो आपको इस डीएस का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। मान लो अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं, मान लो अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि मेरे पास जो है ना एक ये बॉडी है, ये बॉडी है, मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसको 10 मीटर चल के आना है, बोले यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो बताओ कितना वर्क किया? कैसे बोलोगे? बोले वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 10 न्यूटन का फोर्स 10 मीटर में चलना है, तो कितना वर्क हो गया? बोले 100 न्यूटन मीटर, या फिर मैं इसको बोलूं 100 जूल का मैंने वर्क कर दिया। लेकिन आप अपनी ईमानदारी से बताना, आपको भगवान कसम है, आप अपनी ईमानदारी से बताना कि मान लो अगर मैंने ऐसे कह दिया कि ये एक स्प्रिंग है मेरे पास, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है ना। अब इसको जो है ना मुझे कैसे करना है, मुझे इस पे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे था, तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है ना, या फिर मैं इस कह दूं कि मैंने भाई कोई फोर्स लगाया होगा, ठीक है, मुझे 10 मीटर तक, या फिर मैं बोलूं मुझे x डिस्टेंस तक चल के आना है। वर्क का फॉर्मूला बताओ। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखना एक बात, मैं जब इस ब्लॉक को खिसका करके लेके आ रहा था तो मैं कंटिन्यूसली इसमें फोर्स लगा रहा था 10 न्यूटन का, कितने का? 10 न्यूटन का, और ये यहां से लेके यहां तक पहुंच गया। अगर मुझे इस ब्लॉक को यहां से लेके यहां तक पहुंचाना है,
तो मैंने मान लो कुछ फोर्स लगाया स्टार्टिंग में, ये फोर्स लगाया, ठीक है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में अगर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने इसको ऐसे दबाया, आसानी से खिसक गया 10 न्यूटन का, मुझे लेके जाना है 10 मीटर तक, तो मेरा 100 जूल वर्क हो गया क्या इस कंडीशन में? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये स्प्रिंग है। अगर ये स्प्रिंग है, मैं देखता हूं कि यहां पर फोर्स कुछ है, जैसे जैसे मैं इस स्प्रिंग को दबा रहा हूं वैसे वैसे इस फोर्स की वैल्यू बदल रही है। जैसे जैसे मैं स्प्रिंग को दबा रहा हूं वैसे वैसे मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे स्प्रिंग बहुत करीब जा रही है मुझे फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो फोर्स है वो पूरे रास्ते में 10 न्यूटन थोड़ा ना है। ये कैसा फोर्स है? बोला ये वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? ये कैसा फोर्स है इस कंडीशन में? बोला ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल है, ठीक है ना। ये फोर्स कैसा था? ये फोर्स पूरे रास्ते पर कांस्टेंट था, पूरे रास्ते में 10 न्यूटन का लगता रहा। और ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स तो यहां से लेके यहां तक कुछ था, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा इसकी फोर्स की वैल्यू बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती गई, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा इसकी फोर्स की वैल्यू बढ़ती गई। यानी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं इस फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही है, बदल रही है। तो मैं सिंपल सा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जैसे जैसे मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं वैसे वैसे ये फोर्स की वैल्यू बदल रही है। तो मेरा फिर वर्क डन निकालने का तरीका गलत हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये देखना पड़ेगा ये जो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो अपना फॉर्मूला है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए, किसके लिए? कांस्टेंट फोर्स के लिए। किसके लिए? कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो मैं ये देखूंगा कि कितनी डिस्प्लेसमेंट तक ये जो फोर्स है वो बदलता नहीं है। क्या बोला मैंने? कि मैं इस बॉडी को कितना डिस्प्लेस कराऊं, इस बॉडी को कितना डिस्प्लेस कराऊं कि इस फोर्स की वैल्यू बदले ना, ये फोर्स कांस्टेंट रहे। तो हमने देखा कि ये जो ऐसा है कि ये फोर्स की वैल्यू बदलेगी नहीं अगर आप इसको यहां से बहुत बहुत छोटा सा छोटी डिस्टेंस मूव कराओ, यानी कि बहुत छोटी डिस्टेंस dx मूव कराओ। तो मैंने ये मान लिया कि मैं बहुत छोटी सी डिस्टेंस dx चलता हूं तो फोर्स की वैल्यू नहीं बदल पाती। ये कितना छोटा है? इन्फिनाइटली स्मॉल। तो मैंने माना कि अगर मैं dx चला तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा? dw। कितना वर्क करना पड़ा? dw। दैट मीन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से वेरी स्मॉल वर्क हो गया। बात समझ गए? तो मैंने इसको क्या लिखा? f इंटू dx, ठीक है ना। अब हमने क्या माना कि ये फॉर्मूला किसके लिए? कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो हमने ये मान लिया कि ये बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट अगर यहां से यहां तक होती है, मान लो ये बॉडी यहां से लेके यहां तक बढ़ पाई, तो मैंने मान लिया कि जब ये बॉडी यहां से लेके यहां तक बढ़ी तो इसमें कोई भी जो है ना फोर्स की वैल्यू में अंतर नहीं आया होगा। समझ गए? तो इतनी बात ठीक है ना। तो अब मुझे क्या मिल गया? स्मॉल वर्क डन, ठीक है। क्या मिल गया? स्मॉल वर्क डन। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टोटल वर्क डन। क्या निकालना है? यहां से लेके यहां तक पूरा वर्क डन। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि इन छोटे छोटे वर्क को इकट्ठा करूंगा, इस dw को इकट्ठा करूंगा। कैसे इकट्ठा करूंगा? इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, फिजिक्स में एक रूल है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो मैंने लगाया इंटीग्रेशन का साइन। ये किसका साइन है? बोला ये है इंटीग्रेशन का साइन। तो यहां पे देखो इंटीग्रेशन का साइन f इंटू dx, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? f इंटू dx। अब देखो क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो कहां से कहां तक डिस्प्लेस कराया। लेट से मैंने माना कि ये डिस्टेंस 0 मीटर और आगे बढ़ते बढ़ते ये डिस्टेंस पहुंची x मीटर। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हुआ? 0 से लेके x तक। तो हम इसको बोल देते हैं लिमिट। लिमिट्स क्या है? बोला 0 से लेके x तक। तो ये लिमिट आ गई, ठीक है ना। ये क्या है? 0 से लेके x तक, ठीक है। ये देखो जब भी पीछे लगा हो dx, ds, dt, dv तो याद रखना इंटीग्रेशन होना है। अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि d ओवर dx तो इसका मतलब है कि इसका जो है ना डिफरेंशियल होना है, किसी भी चीज का डिफरेंशियल होना है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं जैसे मान लो 1 लिख दिया तो क्या बोलोगे? डिफरेंशियल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू s। ये क्या है? डिफरेंशियल। अगर ये dx डिवाइड में होने की जगह अगर ये इंटू में हो जाए इस तरह से 1 इंटू dx तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन। समझ गए? ये जो पीछे dx लगा है ना ये बताता है कि मुझे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। याद रखना अगर यहां पे मैंने क्या लिखा है? x तो लिमिट आएगी 0 से लेके x। मान लो बाई चांस कभी कोई केस ऐसा बन जाए आपके सामने, कोई केस आपके सामने ऐसा बन जाए कि pe साइन थीटा डी थीटा लिखा है, तो आप लिमिट्स कौन सी पुट करोगे? लिमिट हमेशा कौन सी पुट करोगे? फिर थीटा वाली। आप यहाँ पे थीटा 1 से लेके थीटा 2 पुट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा डी थीटा और आपने लिमिट पुट कर दी 0 से लेके x तक। क्लियर है इतनी बात समझ पाए? चलिए तो आपको एक मतलब समझ में आया कि इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं।
इंटीग्रेशन हम इसलिए करते हैं कि जहां पर वेरिएबल वाली कंडीशन होती है वहां पर हम ऐसा मानते हैं कि बहुत छोटी सी डिस्टेंस पर कोई भी चीज बदलेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी, और हमने क्या निकाल लिया, स्मॉल वर्क डन, और इस तरह से हम इंटीग्रेट करते चले जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक पूरा वर्क डन। अब इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है ना, तो देखो पहली चीज याद रखना कि जो चीज कांस्टेंट है हम उसका इंटीग्रेशन नहीं करते, कांस्टेंट चीज हमेशा बाहर आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इतनी बात समझ गए, लिमिट्स वगैरह कैसे पुट करनी है ये सारी बातें भी आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये सारी बातें भी आपको बता रहा हूं, लिमिट्स वगैरह कैसे पुट करनी है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली चीज इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक रूल समझो, बेसिक रूल। मान लो मेरे सामने लिखा है x टू द पावर n, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। दैट मीन्स अगर मैं लिख दिया x टू द पावर 2 तो उसका क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2+1 अपॉन 2+1। दैट मीन्स ये क्या हो गया, x³ अपॉन 3, ठीक है। अगर मैं लिख दिया x टू द पावर 4 तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, x टू द पावर 4+1 अपॉन, इसका मतलब 5 अपॉन 5, समझ गए। अगर मैं लिख दिया सिंपल इसको x तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने सिंपल इसको x लिख दिया तो याद रखना इस कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1 है ना, तो x टू द पावर 2 दैट मीन x²/2, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का साइन लगा मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन साइन लगा मिलेगा, पीछे dx लिखा होगा, तो ये सारी चीजें तो अपन को करनी ही करनी है, ठीक है ना। सुनो ठीक, यहाँ पे x² dx लिखा है, यहाँ पे x² dx लिखा है, इसी तरह से यहाँ पे x dx लिखा है, ठीक है ना। मान लो आपको यहाँ इस तरह से लिखा मिल जाए 1 dx, ठीक है, और लिमिट की बात करते हैं अभी, ठीक है। सुनो तो याद रखना ये 1 dx, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो इंटीग्रेशन करना है, बाजू क्या लगा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन, ठीक। जैसे मान लो dw बहुत छोटे छोटे वर्कडन, बहुत छोटे छोटे वर्कडन को इकट्ठा करके क्या मिलता है, एक w। इसी तरह से बहुत छोटे छोटे dx को इकट्ठा करके क्या मिलता है, x। तो ये आपका जो सबसे बेसिक इंटीग्रेशन का रूल है वो ये होता है, ठीक है ना। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ रूल होते हैं, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का, अभी इसमें एक चीज और बताता हूं। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा पीछे लिख दिया मैंने डी थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या, मतलब माइनस कॉस थीटा, कितना, माइनस कॉस थीटा। पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी तो आप उसमें से जो है ना नोट कर लेना, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा क्या बता रहा है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं इसको, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा तो आंसर क्या आएगा, बोला साइन थीटा। क्लियर है तेरी बात, ठीक है। इसी तरह से साइन कॉस के आपको ज्यादा यूज होने वाले हैं, बाकी सारी चीजें आप याद कर लेना, ठीक है। देखो अब क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट वाला, क्या होता है, लिमिट वाला। अच्छा लिमिट से पहले अपन ये समझे कि कभी आपको इंटीग्रेशन के सामने, इंटीग्रेशन पे ये एक सर्कल लगा मिल जाए, क्या लगा मिल जाए, सर्कल, तो उसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन हो रहा है किसी क्लोज्ड सरफेस का, किसका हो रहा है, क्लोज्ड सरफेस का, किसका हो रहा है, क्लोज सरफेस का। जैसे मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, एक फुटबॉल है, तो अगर मैंने क्या कर दिया कि अगर मैंने क्लोज ये वाला साइन लगा दिया ना, तो इससे मुझे समझ में आता है क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन होना है। क्लियर है, तो आप याद रखोगे, फर्क कुछ नहीं पड़ना, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी, इसका यूज करना है अपन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना है। 12th क्लास में साइन थीटा कॉस थीटा का अपना बेसिक सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। देखो इसके बाद इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करते हैं, ठीक है। बताता हूं डेरिवेशन में कौन सी चीज का बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है कहां से लेके कहां तक आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। आप 0 से लेके थीटा तक पुट कर रहे हो, आप 0 से लेके x तक कर रहे हो, आप इन्फिनिटी से लेके r तक कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो मान लो मैंने क्या माना, मैंने माना 0 से लेके x तक, कितना, 0 से लेके x तक, या फिर मैं क्या मान लूं, मतलब ये करता हूं a से लेके b तक इंटीग्रेशन करता हूं, किसका, लेट से x का, ठीक है ना, x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट dx, तो कितना हो जाएगा, मतलब x का देखो कितना करेंगे, x²/2, तो मैं लिख दिया यहाँ पे x²/2, ठीक है। जैसे ही मेरा इंटीग्रेशन हो गया ये dx हट गया, ठीक है, और जो लिमिट आगे लगी थी वो कहां पहुंच जाएगी, पीछे, ठीक है। समझ के बात को, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट कहां पहुंच गई, पीछे, तो a से लेके b तक। तो क्या करूंगा, अब लिमिट पुट करने का तरीका देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट क्या करना है, छत पे रख लें अपर लिमिट, नहीं, जहां जहां x आया है जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है, जहां जहां x आया है उसकी जगह अपर लिमिट, तो b²/2 माइनस, जहां जहां अपर लिमिट हो गई इसके बाद लोअर लिमिट, तो जहां जहां x आया उसकी जगह a पुट करो, लोअर लिमिट a² 2, इतनी बात ठीक है।
मान लो अगर मैंने ऐसे किया होता, दूसरा क्वेश्चन, मान लो मैंने आपको इंटीग्रेशन दे दिया साइन थीटा डी थीटा का करना है, किसका, साइन थीटा डी थीटा का, ठीक। तो क्या करेंगे, बोला इंटीग्रेशन कितना हो गया, बोला माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन है थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो क्या किया मैंने, मतलब मैंने ऐसे इसको किया, इंटीग्रेशन हो गया इसका माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहाँ पहुंच जाएंगे, बोला पीछे, तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। इस माइनस साइन को मैं बाहर निकाल देता हूं। तो अब देखो जहां जहां किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, बोले थीटा के में, तो लिमिट किसकी जगह पुट करोगे, बोले थीटा की जगह। तो यहां पे क्या पुट करोगे, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काम बन गया। अब आप चाहो तो माइनस साइन का इनटू अंदर कर देना, तो अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कांस्टेंट को बाहर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलो मान लो मैंने आपसे ऐसा कहा कि यहां पर हमारे सामने एक टर्म है, जैसे कि आप ऐसा मान लो, हाँ जी, इंटीग्रेशन करना है अपन को, फाई ई इज इक्वल टू, अच्छा जितने लोग फाई ई इज इक्वल टू, जैसे 11th क्लास के लोग अगर 11th क्लास के स्टूडेंट अगर इस चीज को देख रहे हैं, तो मान लो कि मैंने इसको इस तरह से लिखा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्या लिख दिया, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अच्छा एक काम कर देता हूं, मैं वेक्टर साइन हटा देता हूं उसमें से, ठीक है। मैं लिख दिया ई इंटू डी एस, ये लिख दिया ई इंटू डी एस। अब मैंने देखा कि ई क्या है, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ds क्या है, एक स्फीयर की, लेट्स से मैंने क्या माना कि ds, मैंने आपको कंडीशन में गिवन दे दिया कि मेरे पास एक स्फीयर है, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा सरफेस, बहुत छोटी सरफेस, ये कितनी है, बोला ds, ठीक है। तो देखो अब मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, मैंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेरी तो कर नहीं रही, इंटीग्रेशन का रूल कहां, बोला वेरी, जहां पर कोई भी चीज वेरी करती है वहां पे लगाते हैं। तो ई को मैंने क्या निकाल दिया बाहर, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन किसका, ds का, किसका, ds का। आप सुनना बात को, ds किसका पार्ट है, ds बहुत छोटा सा है ना, बहुत छोटा सा पार्ट किसका, स्फीयर का। तो अगर मैं ये सारे ds सब को इकट्ठा कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस स्फीयर का सरफेस एरिया, क्या मिल जाएगा, उस स्फीयर का सरफेस एरिया। तो फाई ई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आ गया या नहीं आ गया, बस सिंपल सी बात है। इसी तरह से मान लो एक कंडीशन आपको ये मिलती है, बोला फाई ई इज इक्वल टू, या फिर मैं आप इसको इस तरह दिखाऊं, देखो सारे स्टूडेंट देख लेना इसको, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बोला डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, स्प्रिंग वाले केस में हमने कह दिया भाई, या और यहाँ पे लिमिट पुट कर 0 से लेके x, सारे लोग देखना, सारे देखना। मान लो मैंने कहा कि भाई स्प्रिंग वाले केस में मुझे जरूरत क्या होती है, हुक्स लॉ वगैरह हम समझते हैं, बोला फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, तो F इज इक्वल टू kx। जितने लोग को जानते हैं वो ठीक है, जितने लोग नहीं जानते वो डायरेक्ट सुन ले कि मान लो मैंने कह दिया कि k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, बोला वेरी कर रहा है, ठीक है। तो 0 से लेके x तक लिमिट लगा दी। फोर्स की वैल्यू कितनी, बोला k इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो k क्या है, कांस्टेंट, तो k तो क्या आ गया बाहर। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, दैट मींस x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, x dx। कैसे करेंगे इसको, k तो बाहर, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से लेके x तक, तो k बाहर है, x का इंटीग्रेशन कितना, बोला x स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहां से कहा था, बोला 0 से लेके x तक, तो कितना हो गया, k x स्क्वायर बाय 2। क्या इतनी चीज क्लियर है, बस लिमिट पुट कर दो, k x स्क्वायर बाय 2 कैसे करोगे, देखो k बाहर रख दिया, x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। जहां पे x है उसकी जगह अपर लिमिट, माइनस जहां पे x है उसकी जगह लोअर लिमिट, 0 स्क्वायर बाय 2। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, k x स्क्वायर बाय 2। आप लोगों ने अगर 12th में पहुंच गए हो तो आपने पढ़ा होगा, बोलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंटीग्रेशन के बेसिक्स रूल हैं, और ये रूल आपको ध्यान रखने हैं, याद रख पाओगे इनको। जो बात ठीक है, जो समझ में आई उसको ठीक, और जो ना समझ में आई उसको भी मुझे बता देना, जो भी मैं कर सकूंगा आपके लिए जरूर करूंगा। क्लियर है तेरी बात, थैंक यू सो मच। बात करते हैं आपसे कि कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको बनाना है, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, तो उसके अंदर केवल इन 7 सिंबल्स का यूज होना है ना। आप बस डायमेंशनल सिंबल को देखो, बस डायमेंशनल सिंबल को। हमने कहा मास का डायमेंशनल सिंबल है कैपिटल M, लेंथ का डायमेंशनल सिंबल है कैपिटल L, टेम्परेचर का है K और थीटा। इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। आपको कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बनाना है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान सुनना, आपको कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बनाना है, कोई भी डायमेंशनल सेट अगर आपको बनाना है, तो उसके लिए बस आपको
किसी भी क्वांटिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आना चाहिए। इस वीडियो के एंड में, मिड में मैं आपको जो है ना एक शीट दे दूंगा, उस पर काफी सारे फॉर्मूले लिखे होंगे, आप उस फॉर्मूले को एक बार याद करना, आपसे बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए, तो अगर हमें इसका जो है फॉर्मूला बनाना है तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में ये जो टर्म्स यूज किए गए हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी में देख सकते हैं क्या? बोला देख सकते हो। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप मुझे बताओ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ होता है ना। चलिए भाई, तो मैंने इसको लिख दिया लेंथ और टाइम को मैंने लिख दिया टाइम। अच्छा, अब देखो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? एल, तो आपने इसको लिख दिया एल। ठीक है, टाइम का डायमेंशनल सिंबल देखो क्या है? टी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? एल टी माइनस वन। ये बन गया एल टी माइनस वन। अगर आपको इसको थोड़ा सा अच्छे प्यार से लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो एम जीरो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, ये बन गया। चलिए, अगर हमने कहा कि आपको सर दूसरा फॉर्मूला बनाना है, कौन सा वाला? देखो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या? वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा देखो, क्या ये वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं है। तो हम इसको जो है ना तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी बन जाए। नाउ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का अभी हमने फॉर्मूला देखा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस वेलोसिटी की जगह मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इस वेलोसिटी की जगह। नाउ अपॉन में क्या है? ये वाला टाइम, तो मैंने इसको लिख दिया टाइम। नाउ बस कुछ नहीं करना। आप ये देखो, आप जानते हो कि भाई 1 2 और ये टाइम का टाइम से इनटू हो जाएगा, तो क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। चलिए भाई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, और आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो लेंथ और ये क्या है? टाइम का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एल टी माइनस टू, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर इसको बहुत प्यार से दिखाना है तो इसको लिख दो एम जीरो एल टी माइनस टू। चलिए, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, नाउ बोला दूसरा ले लो, फोर्स को ले लो। फिर से क्या करेंगे भाई? फोर्स का फॉर्मूला देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ पा रहे हो? तो हमें चेक करना है क्या ये चीजें फंडामेंटल क्वांटिटी के टेबल में आ रही हैं। अगर नहीं आ रही तो उसको ढूंढ के लेके आओ। तो देखो मास तो आ रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी के टेबल में, ये आ रहा है, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसको जैसा का जैसा लिख दिया। ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन को चेक करो। एक्सेलरेशन इसमें नहीं आता तो हमें इसका फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखना, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। देखो मास को हमने क्या मास का डायमेंशनल सिंबल क्या? मास कैपिटल एम, तो आपने लिख दिया कैपिटल एम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनाया? एल टी माइनस टू, तो ये हो गया एल टी माइनस टू, तो आपने इसको डायरेक्ट कर दिया, है ना, एम एल टी माइनस टू। चलिए, ये अच्छी बात हो गई भाई, है ना। इसी तरह से अगर मान लो चलो मैं इसको डिटेल में बताता, तो आप इसको कैसे लिख पाते? ठीक है ना। नाउ देखो, मैंने आपसे कहा कि भाई ये हो गया आपके पास मास, तो आपने मास को जैसा कैसे लिख दिया। नाउ एक्सेलरेशन, अगर मैं इसको ये वाले फॉर्म से करूं तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या? एक्सेलरेशन का मतलब होता है, देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, बोला वेलोसिटी को हम एक बार और ओपन करेंगे, तो हमने मास को मास लिख दिया। ठीक है, वेलोसिटी को और ओपन करो, कितना हो जाएगा चेक करो। वेलोसिटी को हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को हम लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये वाला टाइम नीचे लगा ही था। तो कितना हो जाएगा भाई? इसका फॉर्मूला कहीं ये तो नहीं बन जाएगा? मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई? देखो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, डायमेंशनल सिंबल कितना होता है? कैपिटल एम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एल, मतलब लेंथ, अपॉन में क्या है? टाइम का स्क्वायर। तो टाइम का डायमेंशनल सिंबल देखो भाई कितना है? टी, तो ये हो गया आपके पास टाइम का स्क्वायर। तो कितना हो गया? एम एल टी माइनस टू बन गया ये।
इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो इसी तरह से आप कोई भी डायमेंशनल सिंबल, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी हम छोटी रखना चाह रहे थे, लेकिन आपको जो है छोटा सा डाउट एक आध और आ जाए तो उसको भी क्लियर कराते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो मान लो हमने कहा सर प्रेशर का कैसे बनेगा, प्रेशर का, तो अब तो आपको छोटे छोटे फॉर्मूले अगर आप याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे फॉर्मूले अगर आप याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नाउ हमने कह दिया कि प्रेशर का कैसे बनेगा। देखो प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला कैसे, क्या क्या होता है भाई, प्रेशर का फॉर्मूला बताओ हमें, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, चलिए अगर हम इसको शॉर्टकट से निकालें तो क्या निकाल देंगे। देखो फोर्स का फॉर्मूला हमने मान लो याद कर लिया, कितना हो गया, mlt माइनस टू। एरिया क्या होता है, देखो एरिया को हम क्या लिखते हैं, देखो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। चलिए लेंथ को मतलब हम लेंथ ही बोलते हैं, ब्रीथ भी क्या होती है, ब्रीथ भी तो दूरी है ना, मतलब लेंथ है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, देखो लेंथ का मतलब L। ठीक है, एक और लेंथ का मतलब L, तो एरिया का फॉर्मूला बन गया L स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एरिया की जगह क्या लिख दिया, L स्क्वायर। बस अगर हम इसको जो है यहां से ये हमने कैंसिल कर दिया तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया mt-2 अपॉन बचा है L, और जब ये ऊपर जाएगा L तो ml-1t-2। ये फॉर्मूला अपना शॉर्टकट से निकल आता है। ठीक है, अगर लॉन्ग कट देखना है तो देखो उसको कैसे निकाल देंगे, इतना हटा दें, थोड़ा सा 1 मिनट का वेट करो। अगर हमें लॉन्ग कट देखना है तो क्या करेंगे, देखिए लॉन्ग कट के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, हम बस ये चेक करते हैं कि इस फोर्स में क्या क्या आता है। तो देखो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक है, नाउ बस देखो मास की जगह हमने लिख दिया m, एक्सेलरेशन की जगह हम इसको तोड़ते तोड़ते लेके आएंगे, और आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो जानते हो ना कितना होता है, देखो बना दे डायरेक्ट, मास कैपिटल M, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा LT-2 अपॉन लेंथ इनटू लेंथ क्या होता है L स्क्वायर, फिर से कट जाएगा और आपका क्या बच जाएगा ml-1t-2। ये इस तरह से आप जो है कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। बस आपको बस ये चीजें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्ज का देख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। तो करंट क्या होता है भाई, करंट क्या होता है, देखो एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, ये देखो डायमेंशन सिंबल एम्पियर। ठीक है, टाइम का डायमेंशन सिंबल क्या है, t। तो बस ये at जो हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अगर आप उसको डिटेल में लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो m0 l0 at। बात समझ में आई, तो इस तरह से फॉर्मूले बन जाते हैं, बस आपको इन फॉर्मूले को याद रखना होता है। आई होप दिस डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी क्लियर टू यू, है ना। तो इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए वेट कर रही हैं आपके 11th 12th एंड कॉम्पिटिशन के लिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही। ठीक है ना गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आज इस वीडियो में आपको इतना वेक्टर सिखा दूंगा ना छोटे समय में कि दोबारा से वेक्टर को लेकर के आप कभी परेशान नहीं होंगे कंप्लीट क्लास 11th और 12th फिजिक्स में। हाँ, ये बात ठीक है कि ये वीडियो बेसिक है। अगर आप डिटेल में विद न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं कंप्लीट जेईई नीट के कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप यूट्यूब पर सर्च करें वेक्टर्स बाय अभिषेक साहू। 7 और उससे ज्यादा लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूं नाउ। अभी हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। हमारे 2 टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, जैसे कि टाइम हो गया, मेजर कर सकते हैं, लेंथ हो गया, मेजर कर सकते हैं, फोर्स हो गया, मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी आपके 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी भाई, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को कहते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है ना। बात सुनिए, स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को कहते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ वैल्यू होती है, जैसे 5 किलो 10 किलो 15 किलो, सिर्फ वैल्यू, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, लेकिन हां अगर डायरेक्शन हो भी जाए तो उस डायरेक्शन में कोई इफेक्ट, कोई मतलब नहीं सिद्ध होता। जैसे कि मास के पास सिर्फ वैल्यू होती है। आपने कभी 5 किलो आलू, तो उसके पास सिर्फ वैल्यू है, उसके बाद डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन दे भी दोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर सिर्फ वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है कि भाई इसके पास जैसे मान लो 10 एम्पियर 5 एम्पियर, इसके पास वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है।
लेकिन इसकी डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि 10 एम्पीयर करंट एक वायर में नीचे जा रहा है, 10 एम्पीयर करंट एक वायर में ऊपर जा रहा है, आपने दोनों वायर में कट करके एक वायर यहां लगा दिया, तो क्या आपको करंट नहीं आएगा? आएगा, डबल इंटेंसिटी से आएगा। क्यों? 10 नीचे 10 ऊपर ऐड हो गए 20 हो गया। अगर ये वेक्टर होता ना तो 10 नीचे 10 ऊपर, यहां पे 0 हो जाता। समझ गए? तो यहां पर क्या हुआ? ओनली मैग्नीट्यूड, नो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन। नाउ अब इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है भाई? वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। इसके साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। ये जो है बड़ा रूल है। जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास दोनों है। नाउ तो फोर्स, जैसे मान के चलना फोर्स जो है ना, इस ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन का और 20 न्यूटन का आगे, तो भाई 20-20 न्यूटन के दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर के 40 न्यूटन के फोर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन बदल दूं तो क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन गया, 20 न्यूटन गया, यहां जो है 0 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। तो भाई ये क्या है? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। वेक्टर के लॉ इसमें यूज होने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। नाउ अभी देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर क्या, यहां पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हुआ? नहीं, यहां पर सिंपल अलजेब्रिक एडिशन लगा, सिंपल आपने ऐड कर दिया, और यहां पर क्या हुआ? यहां पर वेक्टर एडिशन सामने आया। नाउ तो आप समझ गए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। नाउ इसके बाद वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एरो लगा के। देखिए, अगर मैं कह दूं भाई फोर्स के ऊपर अगर आपने जो एफ के ऊपर वेक्टर लगा, एरो लगा दिया, तो ये वेक्टर आपने इसको रिप्रेजेंट किया। वेलोसिटी के ऊपर आपने वेक्टर लगा दिया, एरो लगा दिया, तो आपने इसको वेक्टर साइन से रिप्रेजेंट किया। नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी वेक्टर क्वांटिटी को, तो भाई एरो का जो पीछे वाला पोर्शन उसको हम टेल कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आगे वाले पोर्शन को हम हेड कहते हैं। इसके अलावा जैसे मान के चलिए इसका जो साइज होता है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे मान लो एक बड़ा सा मैंने एरो बनाया और यहां पे लिख दिया 20 न्यूटन फोर्स, तो अगर 10 न्यूटन बताना है ना मुझे, तो मुझे छोटा एरो लगाना पड़ेगा। समझ गए? तो इसका जो साइज है इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। ऐसा नहीं कि आपने एफ के ऊपर एक बड़ा वेक्टर जो है 20 न्यूटन हो गया ये, और एफ के ऊपर जब आपको छोटा एरो लगाया तो 10 न्यूटन। नहीं, इनके ऊपर तो सेम साइज के एरो लगते हैं, लेकिन हाँ सिर्फ अगर आपने एरो से दिखाया 20 और 10 न्यूटन, तो आप बड़े और छोटा दैट में साइज में डिफरेंस करेंगे। नाउ इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे वेक्टर में, दैट इज ऑफ फ्री वेक्टर। तो वेक्टर क्या? वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। दैट मींस अगर आपके पास दो वेक्टर है तो हम उसको पैरेलल शिफ्टिंग उसकी कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है कि अगर हम उसकी पोजीशन को बदलना चाहें तो पोजीशन को बदल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर ए वेक्टर है और यहां पर जो है ना, यहां पर ये बी वेक्टर है, मैं चाहता हूं कि इन दोनों को ऐड करूं, तो ऐड करने के लिए मुझे इन दोनों वेक्टर को टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, रूल्स होते हैं इसके, हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर मुझे दो वेक्टर को ऐड करना है तो मुझे उसको टेल टू टेल जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ूंगा? तो भाई देखो, मैं इस बी वेक्टर को कहीं भी ले सकता हूं, लेकिन मैं उसकी डायरेक्शन नहीं बदल सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को नीचे किया, ये यहां पहुंच गया, मैंने इसको पीछे खिसका दिया, यानी कि इसको ऐसे किया और इसको यहां खिसका दिया, मतलब इस बी वेक्टर को मैं यहां ले आया। क्या मैंने इसकी डायरेक्शन बदली? नहीं, लेकिन देखो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ये ऐसे रखा हुआ ए, ठीक है, और ये ऐसे बी है, मैं चाहता हूं भाई ए जो है आगे पहुंच जाए, तो मैंने इसको इस तरह से खिसकाया और इसको यहां लगा दिया। तो बताओ मैंने इस वेक्टर को क्या किया? इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे कि दो वेक्टर के बीच में एंगल किस तरह से बताया जाता है, देन हम इसके टाइप सीखेंगे। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, दो वेक्टर के बीच में अगर हमें कभी भी एंगल बताना है तो सिर्फ आपको दो बातों को याद रखना है। पहली बात यह है कि हम उन दोनों वेक्टर को हमेशा टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे। एक वेक्टर की टेल से दूसरी वेक्टर की टेल ही कनेक्ट होना चाहिए, हेड नहीं ना हो। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर सिलेक्ट करना है तो हमेशा शॉर्टर एंगल आप सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? नाउ इसके बाद देखिए, मान के चलिए आपके पास ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर कुछ इस तरह से कि ए वेक्टर यहां है और बी वेक्टर कुछ इस तरह से अलग रखा हुआ है, बट 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। आपसे कहा ए और बी के बीच में एंगल थीटा कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इनको टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करोगे? आप इसको नीचे शिफ्ट करोगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, तो आपने इस बी को नीचे शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्टिंग अपन इसको कहते हैं। और ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल देखो, ये बी को शिफ्ट किया तो बी तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? बी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा इक्वल 30 डिग्री बना रहा है। तो आपका जो एंगल हो जाएगा यहां पर ए और बी के बीच में, वो हो जाएगा 30 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, अब यहां पर देखो, ये आपका ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल 70 डिग्री शो किया है, लेकिन होगा क्या? इन दोनों कनेक्शन देखो, ये ए की टेल है और ये बी का हेड है, नहीं जोड़ सकते। कैसे करना पड़ेगा? टेल टू टेल कर लो। तो टेल टू टेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी को आगे खिसका दो, ये देखो बी का ये हेड है और बी की टेल है, ये रही टेल। तो आप इसको आगे खिसका दो, टेल ऊपर पहुंच जाएगी, तो आपने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट किया, तो ये बन गया आपका बी वेक्टर। और देखो ये एंगल अगर 70 बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? सॉरी, आप इसको 110, ये 110 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। क्योंकि जैसे मान लो ये आपकी लाइन पूरी 180 डिग्री की होती है ना, ये समझ गए?
तो ये कितना हो जाएगा पूरा 180, दैट मींस 70 डिग्री। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिग्री। क्लियर है नाउ। वैसे भी आप याद रख लेना कि अगर दो वेक्टर टेल टू हेड जुड़े हुए हैं, कितना टेल टू हेड जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में जो एंगल दिया हुआ है ना, उनको जब आप टेल टू टेल जोड़ेंगे तो एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। समझ गए ना। अगर 110 है तो ये 110 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस 110, दैट मींस ये आपका 70 बचेगा। नाउ अभी देखो नेक्स्ट जो है वो आपके पास कुछ इस तरह दे दिया। ये देखना कि ये दे दिया आपको, ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब इनके बीच में 60 डिग्री बता दिया। बोले ये तो टेल टू टेल कनेक्ट है, तो इसके बीच में एंगल कितना बोला 60 डिग्री। नहीं, देखो ये टेल टू टेल में ऐसे देखोगे कितना बनेगा, ये 180, ये 60, तो 240। तो क्या ये 240 डिग्री ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपका शॉर्टर एंगल नहीं है। तो शॉर्टर एंगल कैसे होगा, ये देखो, ये समझ गए ना। नाउ तो देखो अगर ये आपका 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर। नाउ आगे बढ़ेंगे। अब देखना अगर दो वेक्टर आपके हेड टू हेड भी कनेक्टेड हैं तो अगर आप इनको टेल टू टेल कनेक्ट करोगे तो सेम एंगल आएगा, सेम एंगल। क्लियर हो? देखो ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, मतलब सॉरी ये ए और बी, इनके बीच में एंगल बना है 50 डिग्री। तो क्या करोगे आप इन दोनों को जो है ना क्या कर दो, आप इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है ना। आपने इसको आगे बढ़ाया, आपने इसको आगे बढ़ाया, बी को आपने आगे बढ़ा दिया, तो आगे बढ़ के ये पहुंच गया आपका कुछ इस तरह से, ये बी। इसी तरह से ए को आगे बढ़ा दो तो ए की टेल और बी की टेल मिल जाएगी। तो देखना ये 50 डिग्री, ये 50, ये अल्टरनेट एंगल, ये वाला भी आपका 50 डिग्री ही होगा। समझ गए? तो जितना हेड टू हेड बना है उतना ही टेल टू टेल बन जाएगा। क्लियर है? तो बस समझ गए। वैसे भी आप ऐसे बता सकते हो, अगर ये 50 होता तो ये 130 हो जाता। ठीक। अब अगर ये 130 है तो ये वाला पूरा 180, दैट मींस 50 हो जाता। दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना देखो, ये आपका ए है और ये आपका बी है, टेल टू टेल कनेक्ट में जो है 45 डिग्री दे रहा है, तो ये जो कनेक्शन बनेगा आपका, ये अल्टरनेट एंगल, ये भी 45 डिग्री ही बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां पर जो ना कभी कभी डायरेक्शन सेंस में कुछ चीजें पूछ ली जाती है। जैसे अगर आपसे कह दिया कि ये एंगल, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये दिया हुआ है। अब यहां पर आपसे कह दिया कि ये जो एंगल है ये अगर बन रहा है 35 डिग्री है या चलो मान लो 40 डिग्री, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको क्या पढ़ोगे, एरो इस तरह से लगा दिया है तो क्या पढ़ोगे, आपको 40 डिग्री बन रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो गलत है। तो क्या पढ़ोगे, देखो आप ईस्ट में थे, अब ईस्ट से आप नॉर्थ में जा रहे हो, तो क्या बोलोगे 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से। अगर मान लो आप यहां पर हो, यहां पर, और आप यहां से चल रहे हो इस डायरेक्शन में और 15 डिग्री चल गए, तो क्या बोलोगे 15 डिग्री हो तो साउथ वेस्ट में, साउथ और वेस्ट की वजह, तो 15 डिग्री साउथ ऑफ 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ से चल रहे हो ना, तो मतलब जहां से चलो, है ना, जहां से चलो उसके साथ लगाया था ऑफ साउथ। क्लियर है? अब अगर यहां से होते, आप यहां से यहां जा रहे हो, कितना 30 डिग्री, तो क्या पढ़ोगे उसको, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर है? इस तरह से ये डायरेक्शन और एंगल का पोर्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर को, बट उससे पहले जो कुछ भी आज आपको इस वीडियो में देख रहा हूं ना, पूरे फिजिक्स का रस है, अच्छे से पी जाओ, उसको स्किप मत करना। इक्वल वेक्टर, पहला वेक्टर जो है हमारा, दैट इज योर इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर हम उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका सब कुछ यानी सब कुछ सेम हो, हम उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। जिनके पास सेम यूनिट हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो, उसको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम ही यूनिट, तो ये कौन से, ये इक्वल वेक्टर। जबकि नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, भाई जिनके पास सेम यूनिट हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, बस डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, तो ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर है। तो देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू उल्टा ऑफ बी वेक्टर। समझ गए? दैट मींस माइनस साइन ऑफ बी वेक्टर। नाउ अभी देखो नेगेटिव हो गया, दैट मींस नेगेटिव में ऑपोजिट डायरेक्शन और सब कुछ सेम है। इसके बाद आते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोलिनियर वेक्टर हम उन वेक्टर को कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर हम उन वेक्टर को कहते हैं जिनके बीच में एंगल जो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब इसके अलावा कोलिनियर में भी दो टाइप होते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। देखो कोलिनियर वेक्टर जब एंगल थीटा इज इक्वल 0 डिग्री बने या 180 डिग्री बने तो हम उसको कोलिनियर कैटेगरी में रखते हैं। कोलिनियर दो टाइप के होते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। नाउ अभी देखो इन दोनों वेक्टर के बीच में ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और एकदम सीधे सीधे हैं, तो टेल टू टेल कनेक्ट किया तो आपको मिलेगा कि भाई ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं। देख रहे हो कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर। अब एक ही डायरेक्शन में तो आप इनको पैरेलल भी कह सकते हो। इसके अलावा अब ये दोनों वेक्टर देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी पैरेलल कह दो, बल्कि 180 डिग्री एंगल बन रहा है तो आप इसको
आप इसको एंटी पैरेलल कह दिया, लेकिन है ये कोलिनियर का ही टाइप। तो जब एंगल 0 डिग्री बने तो आप कोलिनियर में पैरेलल हो जाते हैं, जब एंगल आपका 180 डिग्री बने तो कोलिनियर में आपका ये एंटी पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर जिसको आप कंप्लीट 12th और 11th फिजिक्स में यूज करते हैं, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई? पोजीशन वेक्टर हम उस वेक्टर को कहते हैं जो कि वो वेक्टर जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताए, उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। कहां से? ओरिजिन से। ये वर्ड जो है ना ध्यान रखना, टेल्स पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन। आगे बढ़ेंगे, समझाता हूं उसको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? टेल्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन की रिस्पेक्ट में ये दो पॉइंट के बीच की पोजीशन को या कहूं डिस्प्लेसमेंट को बताता है। नाउ अभी देखो, जैसे मान के चलो ये ए पॉइंट कहीं पर है, या मान लो फोर्स वगैरह हो, एक ही बात है, मान के चलो ये ए पॉइंट है यहां पे। नाउ अब इस ए पॉइंट की ओरिजिन से क्या पोजीशन है, क्लियर है? इसको मैं बताऊंगा तो ये कहलाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर। तो मान के चलो ओरिजिन से ये ए पॉइंट r1 दूरी पर है, तो मैंने इसको कहा r1 वेक्टर, ये पोजीशन है। ए ओ पॉइंट से, ओरिजिन से ये बी पॉइंट r2 पर है, तो मैं इसको कहा r2 वेक्टर। अब ये r1 और r2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, R1 और R2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मैं इसको कहूंगा R12 वेक्टर या R21 वेक्टर। ठीक है? अगर A से B तक मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, A से B तक, तो मैं कहूंगा R1 से R2 तक, तो R12 वेक्टर। ठीक है? B से A तक जा रहा हूं तो मैं इसको कहूंगा R21 वेक्टर, R2 से R1 तक। क्लियर है? नाउ इसके बाद आते हैं कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर वो होते हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, समझ गए? ये कोइनिशियल होते हैं। ठीक है? नाउ कोई जो कि जिनका जो इनिशियल पॉइंट सेम हो। कोटर्मिनस कौन से होते हैं भाई? कोटर्मिनल जो एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट हो, खत्म हो जाए, उसको आप कोटर्मिनस वेक्टर कहते हो। आगे बढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर की ओर, दैट इज जो 11th क्लास में काम आएगा, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बिना वेक्टर अधूरा है, ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। जैसे मान के चलो, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास क्या होना चाहिए, तो आपने कहा उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसके बाद डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो हम बता देंगे कितना है, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी अल्फाबेट के ऊपर कैप लगा दो, यूनिट वेक्टर ये बन जाएगा। नाउ तो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, इसीलिए इसका नाम रखा गया यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब यूनिटी, 1। नाउ यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती और कोई डायमेंशन नहीं होती, याद रखना। नाउ तो यूनिट वेक्टर का जो है किस तरह से हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, जरा देखिए। मान के चलिए कि ये मैन है, ये भाग रहा है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये भाग रहा है ऐसे, तो मैंने कहा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है कितना, आपने कहा भाई 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? आप इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे? हाँ, आपने कहा सर राइट में जा रहा है, लिख दो कॉपी में राइट साइड, तो भाई आपका राइट कि मेरा राइट, ये डिफरेंट है ना। तो बस यही चीज आपको समझनी है कि यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन बताना है, लेकिन हम ऐसे लेफ्ट राइट करके डायरेक्शन नहीं बता सकते, तो हमारे पास कुछ मेथड होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि भाई ये कहां जा रहा है, बोले ये जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो आर की साइड हो रही है, तो आपने कहा अलोंग आर कैप, मतलब आपने 5 मीटर पर सेकंड लिख दिया तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख दिया और आर कैप लगा दिया, मतलब ये आर की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। नाउ अब ये समझते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, तो मैं लिखा वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जरूरी है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जरूरी है। मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया कितना है, मान लो मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने बी, क्या लिख दिया? बी। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड लगा दो, वेक्टर के बाहर आपने मॉड लगा दिया, इसका मतलब आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया इनटू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे दी जाती है, तो मान लो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो आपको बतानी है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, चलो आपने कहा आर की डायरेक्शन में, तो आपने लिख दिया आर कैप। ठीक है, आर कैप, तो ये हो गया आर कैप। अब आपको अगर इसका आर कैप को सिर्फ डायरेक्शन बताना है, ये क्या डायरेक्शन बताना ना, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वी वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। तो इसी तरह से मैंने यूनिवर्सल फॉर्मूला बना लिया कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ई वेक्टर, मतलब वेलोसिटी के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेलोसिटी का वेक्टर अपॉन वेलोसिटी के नीचे मैग्नीट्यूड। आगे समझे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते ना। तो हो सकता है कि अगर आप 1D में भाग रहे हो तो आपने सिंपल कह दिया अलोंग आर कैप, इसका मोशन आर कैप में। लेकिन मान लो कि अगर आप 3 डायमेंशन में भाग रहे हो, ऐसे भाग सकते हैं ना, आगे बढ़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो और बाहर की साइड प्लेन से बाहर यानी कि जेड एक्सिस में,
ऐसे। ये मोशन आपका 3D में है, तो 3D में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तब तो आप सिंपल आर कैप नहीं कर सकते। तो 3D में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखा जाता है? तो देखिए, कोई भी वेक्टर यदि ओनली एक्स एक्सिस में जा रहा है तो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं आई कैप। यदि कोई वेक्टर वाई एक्सिस में जा रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। यदि कोई वेक्टर अंदर या बाहर जा रहा है जेड एक्सिस में तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर जो यूज होता है वो होता है के कैप। मान के चलो आप यहां पर हो, मतलब आप एक्स में भी हो वाई में भी हो, इसका मतलब आई और जे दोनों में आपकी डायरेक्शन है। लेकिन मान के चलो आप यहां से बाहर आ गए यहां पर, तो आप एक्स में भी हो आगे, वाई में भी हो ऊपर और जेड में भी हो बाहर। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? तो आप इसको लिखेंगे मान के चलिए 2i कैप, ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस में, 3j कैप ये वाई एक्सिस में, 4k कैप यानी कि ये जेड एक्सिस में। मान लो अगर ये -4k कैप होता तो आप क्या करते? तो ये अंदर की साइड है जेड एक्सिस में, समझ गए ना? अब ये देखो, तो ये आपका ए वेक्टर, मतलब आपने ए की जो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो एग्जैक्ट बता दी ओरिजिन से, समझ गए? कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, सबके साथ जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है? ये बाहर की साइड ऐसे दिखाई जा रहा है, ठीक है? तो सारे यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है और आई जे के सबकी वैल्यू 1 है। तो देखो, ये हो गया यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्लियर? अब इसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ता है? तो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखता हूं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नाउ, या सिंपल ए लिख दिया तब भी मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। नाउ तो रूट के अंदर सबका स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। देखो, रूट के अंदर सबका स्क्वायर, तो रूट के अंदर भाई 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। आपने कहा सर माइनस का, तो भाई माइनस प्लस लगा के यहां पे -4 का स्क्वायर करोगे तो आपका प्लस आ गया। यानी कि मैग्नीट्यूड के अंदर हमेशा प्लस होता है, माइनस नहीं होता, याद रखो। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने इसको निकाला तो निकल गया √29। √29 का मतलब होता है अलोंग अप्रॉक्स आपका 5.5। यूनिट कुछ भी होती है तो मैंने कुछ नहीं लिखा ना। तो अगर मुझे ए कैप निकालना है, क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकाल सकता हूं? फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन इसका ही मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर ये लिखा था माइनस में, तो माइनस लगा दो, अपॉन इसका ही, इसी का मैग्नीट्यूड ये आ गया। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये हो गया। आगे बढ़ेंगे हम, अब आएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वेक्टर एडिशन की तो ये स्केलर एडिशन से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मान के चलिए, अगर आपको 5 किलो आलू में 5 किलो आलू और ऐड करने हैं तो रिजल्ट आपका हर बार 10 किलो ही होगा, चाहे आलू आपके यहां या रखे हो या फिर यहां या फिर किसी अलग अलग एंगल पे रखे हो। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अब आप हर बार पढ़ चुके हो, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, अगर दोनों फोर्सेस 10-10 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो आपने कहा भाई रिजल्ट हो गया 20 न्यूटन, ठीक है? लेकिन अगर एक 10 न्यूटन फोर्स ऐसे और एक 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है तो रिजल्ट हो गया आपका 0 न्यूटन। लेकिन ये तो आप समझते हो। लेकिन मान के चलो इसी ब्लॉक पर एक जो है फोर्स ऐसे लगता 10 न्यूटन का और एक फोर्स ऐसे लगता 10 न्यूटन का, अब रिजल्ट कितना होगा? तो इसके लिए तो हमें डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते, इसके लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अब हमें जब दो वेक्टर एंगल पर हो तो हमें वेक्टर लॉज की जरूरत पड़ती है ना? और उसके लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ता है, उसके लिए हमें चीजें समझनी पड़ती है। तो आज हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, बिकॉज डेरिवेशन के लिए आप अलग से सर्च करना, पैरेललोग्राम लॉ बाय अभिषेक साहू, आपको मिल जाएगा ना। देखिए, अभी हम समझने वाले इसके पूरे कॉन्सेप्ट को। देखो, तो वेक्टर एडिशन में बेसिकली 3 लॉ होते हैं: ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। देखिए, ट्राइंगल लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये 2 वेक्टर्स का एडिशन करने का काम आता है। पैरेललोग्राम लॉ भी 2 वेक्टर को ऐड कर सकता है, लेकिन पॉलीगॉन लॉ से हम मोर देन 2+ वेक्टर जो है 2 से ज्यादा वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? नाउ अभी अगर मैं आपसे कहता हूं कि ट्राइंगल लॉ में जो एडिशन का जो तरीका है वो है हेड टू टेल, एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से कनेक्ट करना। पैरेललोग्राम में जो मेथड जो है जोड़ने का है वो है टेल टू टेल कनेक्ट करना। ये कुछ भी अलग नहीं होता, आप कोई सा भी मेथड जो है यूज करो लेकिन रिजल्ट आपका सेम आएगा। भाई आप चाहे ऐसे खाओ चाहे ऐसे खाओ, खाना तो मुंह में जाना है ना? तो बात समझ रहे हो कि किसी भी मेथड को आप जो है यूज करो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। नाउ तो देखो, मान के चलो ये आपको छोटा स्टोन है, अब आप इस स्टोन पर 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहे हो, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, मतलब ऐसे पकड़ के खींच रहे हो और यहां 10 न्यूटन में धक्का दे रहे हो। तो ये वाली एक कंडीशन हो गई। और एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि 10 न्यूटन का फोर्स आपने ऐसे लगाया और 10 न्यूटन फोर्स आपने यहां से, मतलब दोनों आपने इसी डायरेक्शन से पकड़ के खींच लिया, ठीक है? बात समझो। तो भाई दोनों 10-10 न्यूटन के हैं,
बस फर्क इतना है कि यहां पर जो है हेड से टेल जुड़ी है और यहां पे दोनों वेक्टर की टेल जुड़ी है। तो आप अगर दोनों ही केसेस में एंगल अगर सेम है तो फिर रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। तो अभी हम देखते हैं कि मान के चलिए ट्रायंगल लॉ में क्या तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का और पैरेललोग्राम लॉ में क्या तरीका होता है। ये एग्जांपल ट्रायंगल लॉ का था, ये एग्जांपल पैरेललोग्राम लॉ का था। तो देखिए ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, एक वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल, तो जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट जो आता है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है। मतलब ए वेक्टर ऐसे है, इसी के डायरेक्शन में बी वेक्टर हो गया, लेकिन रिजल्ट, इनकी चक्की चल रही है ऐसे, लेकिन रिजल्टेंट जो होगा इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसकी चक्की चलेगी ऐसे। तो भाई ये देखो ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो होगा आर वेक्टर। इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना होता है ना, अपन डायरेक्ट जो है रिजल्ट पे पहुंचेंगे। देखिए पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना, ये ट्रायंगल बन रहा है इसलिए ट्रायंगल लॉ कहा। पैरेललोग्राम में दोनों टेल टू टेल कनेक्ट है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और जो रिजल्टेंट जाता है वो दोनों के बीच में से गुजरता है। बीचों बीच से नहीं, मैंने कहा बीच में से, बीचों बीच से जब गुजरेगा जब ये ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर होगी। जैसे मान लो ये ज्यादा है तो रिजल्टेंट हल्का सा इसकी साइड शिफ्ट हो जाएगा। देखो तो इसमें हमने रिजल्टेंट को भी नाम दिया आर वेक्टर। अब क्या होता है, सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरह से जो है कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका पैरेललोग्राम जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रखते हैं, है ना। क्या करना होता है कि भाई ये जो आर रिजल्टेंट का जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो होता है आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जब भी एक वेक्टर आपका मान के चलो यहां पर 10 न्यूटन से लग रहा है, एक फोर्स आपका यहां पे 10 न्यूटन से लग रहा है, तो जब भी आपको रिजल्ट निकालना है वो किससे निकालोगे भाई, इससे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री है तो क्या करोगे, तो जो रिजल्टेंट है वो आपका 20 न्यूटन नहीं होगा, रिजल्टेंट यहां से पास होगा। ठीक है ना, बात समझिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप इसको जो है वैल्यूज पुट करोगे ना। तो अगर रिजल्टेंट जो है आपका कुछ भी है, थीटा की वैल्यू नहीं पता तो उसमें वैल्यू पुट करोगे। अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है तो इसकी जगह cos 90 पुट करो, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जब जो है दो वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा हो 90 डिग्री, तो सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना। तो ये आपका रिजल्टेंट है। अगर जो है दो वेक्टर जो है सीधे सीधे लग रहे हैं 0 डिग्री पे, तो आप इनको सिंपल ऐड कर दो। अगर दो वेक्टर जो है एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है 180 डिग्री पे, तो सिंपल उसको सबट्रैक्ट कर दो। एंगल पे है तब क्या करते हैं, तो एंगल के लिए क्या करते हैं, एंगल के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 60, टेन स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। वैल्यूज पुट करो तो कितना हो जाएगा, 100, 200 और ये 300, मतलब रूट 300 कितना होता है, ये होता है आपका 15, 16, 17 है ना। तो अप्रॉक्स आपका 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक, 17 पॉइंट कितना जो है कुछ न्यूटन हो जाएगा, ये आपका जो है रिजल्टेंट हो गया। तो इसका मतलब एक 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन का फोर्स मिलकर के 60 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये बीचों बीच से पास होगा। समझ गए। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाता कि रिजल्टेंट जो है आपका, अच्छा फिर भी अगर ऐसा हो सकता था कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये आपका जो है 10 न्यूटन और ये है आपका जो है 20 न्यूटन। अगर इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा मान लो कितना भी आ गया, ठीक, ये इनके बीच में जो एंगल था ना वो 60 डिग्री था, कितना 60 डिग्री। अब रिजल्टेंट जो है आया वो कुछ इस डायरेक्शन में था, ये हो गया आर वेक्टर। तो भाई ये जो आर वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, कभी पूछ लिया था ना डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, सॉरी चलिए हाँ जी, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ गए, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस, ये फॉर्मूला होता है। बी किसको मानते हैं, जिसके साथ ये अल्फा नहीं बन रहा होता। ए किसको मानते हैं, जिसके साथ ये अल्फा बन रहा, तो अल्फा जो नीचे वाले के साथ बन रहा है तो इसको नाम होता है ए। नाउ तो अब देखो इसमें फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे आपको मिल जाएगा। बी कितना है, बी है आपका 20 साइन 60 की वैल्यू, यहाँ पे थीटा तो 60 है ना, साइन 60 की वैल्यू पुट करना अपॉन ये कितना है आपका, ये आपका 10 प्लस ये 20 इंटू cos 60 की वैल्यू पुट करना 1/2 आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, आराम से आंसर निकल जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू यानी कि डायरेक्शन अगर निकालनी है तो tan अल्फा निकालो और रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए ना। नाउ अब हम आ जाते हैं पॉलीगॉन लॉ पे। तो पॉलीगॉन लॉ बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाला नहीं है, हमारे ये दोनों काम का नहीं है कि 11th क्लास 12th क्लास में आपको सिर्फ ये दोनों वेक्टर का डील करना है। लेकिन फिर भी ये ट्राइंगल लॉ का ही जो है मॉडिफाइड फॉर्म है, ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट कैसे आता है, तो दो करके इसमें जोड़ते हैं। देखो ए और बी का रिजल्टेंट निकाल दोगे ट्राइंगल लॉ से। फिर देखो ये आर आ गया, ये क्या है, ए और बी का रिजल्टेंट ए प्लस बी।
अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ये, ठीक है। ये उतना काम नहीं आएगा अपन को 11 12 में, लेकिन पता होना चाहिए। और जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका पूरा वेक्टर निकल आएगा। तो r वेक्टर इज इक्वल टू इतना होता है, इसमें क्लियर है। तो देखो अभी हम बात करेंगे वेक्टर्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। वो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर्स को आप कम्यूट कर सकते हो। a वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है, आप उसको a वेक्टर प्लस बी वेक्टर को आप b वेक्टर प्लस a वेक्टर लिख सकते हो, क्लियर है। नाउ अभी देखो, अगर जो है a ऐसे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो आप इसको पलट के a वेक्टर प्लस जो है c वेक्टर प्लस b वेक्टर लिख सकते हो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। या उल्टा भी कर दो कि आपका जो है b को बाहर करके a वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस b वेक्टर, समझ रहे हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है एडिशन में आप पोजीशन चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और कम्यूटेटिव में क्या है कि दो वेक्टर की पोजीशन चेंज कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका। नाउ नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो ये लिखा है आपका a वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर का मतलब है बी वेक्टर को अगर नेगेटिव करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके चले जाओ। बात समझ में आ गई। नाउ आगे बढ़ते हैं, बस देखिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। वेक्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन आप नहीं रहोगे। देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे मान के चलो कि मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, से वेलोसिटी, ठीक है। तो मान के चलो ये मेरे पास स्टोन है, और इस स्टोन को मैंने जो है इस डायरेक्शन में, मतलब ग्राउंड से 60 डिग्री पर ऊपर फेंक दिया, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, क्या मैंने उसको सिंपल एक्स एक्सिस में फेंका? नहीं। क्या मैंने सिंपल उसको वाई एक्सिस में फेंका? नहीं। मैंने उसको फेंका ग्राउंड से 60 डिग्री पे, मतलब ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसके पास वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी है और वेलोसिटी वाई एक्सिस में भी है। अब मुझे क्या करना है कि इस वेलोसिटी एक्स एक्सिस की निकालनी है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी को निकालना है। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा या दो पार्ट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं कहता हूं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन इसलिए किया जाता है जिससे हमें पता पड़ता है कि कोई भी हमारे पास एक वेक्टर है तो उसके जो दो कंपोनेंट है वो कितने कितने हैं, ये आगे किस वेलोसिटी से बढ़ रहा है और ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या है। इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए जैसे मान के चलो इसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस में और एक होगा वाई एक्सिस में, क्लियर है। तो देखो जिसके साथ एंगल गिवन हो वो वाले कंपोनेंट को आप कहेंगे हमेशा, जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी v है तो v के साथ cos थीटा का इंटू हो जाएगा और इसके साथ हो जाएगा इंटू sin थीटा का। समझ गए। तो देखो सिंपल क्या करना है कि इसके साथ ये वाला जो जिसका एंगल, हमेशा याद रखो x के साथ cos थीटा नहीं होता, नहीं y के साथ भी हो सकता है, ये एंगल पर डिपेंड करता है। तो अगर एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री, तो भाई 60 डिग्री ग्राउंड के साथ बन रहा है ना, तो 20 का cos थीटा यानी cos 60, तो 20 इंटू cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, तो उसका मतलब ये आगे बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक ना, by की वैल्यू देखो, by आप निकालोगे 20, ये हो जाएगा आपका sin 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा √3/2। तो इसका मतलब ये हो गया ये आगे बढ़ रहा है 10 √3 मीटर पर सेकंड से, दैट मीन 17 मीटर पर सेकंड से। तो यहां पर एक और बात आ गई कि जब भी आप वेक्टर को रिजॉल्व करो ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी 20 है तो आप इनको जो है करोगे तो जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका जो है क्या कहेंगे आपसे जो है इन दोनों का सम आएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ गए ना। ये मेन चीज है, रिजल्टेंट जो होगा मतलब दो अलग अलग कंपोनेंट का सम करोगे तो उसके बराबर नहीं होगा, क्लियर। यही तो वेक्टर एडिशन है। अब देखिए तो ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसके साथ एंगल थीटा बनता है आप उसको रिजॉल्व करते हैं, मतलब उसको cos थीटा मानते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास ऐसे फोर्स लग रहा होता ये, और ये जो फोर्स है इस पॉइंट पर ये यहां से बन रहा है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो अब आप इस फोर्स को दो कंपोनेंट करोगे। ये पार्टिकल कहां जाएगा, ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, मतलब नीचे भी आया और आगे भी बढ़ा, नीचे भी आया और आगे भी बढ़ा। तो आप इसको दो कंपोनेंट करेंगे, आगे बढ़ाने वाला कंपोनेंट fx, नीचे ले जाने वाला कंपोनेंट fy। तो देखो इस बार, अब देखो जिसके एंगल किसका बन रहा है y एक्सिस का, तो आप बोलेंगे यहां पर f cos थीटा और यहां पे बोलोगे f sin थीटा। अब जो भी वैल्यू गिवन हो, ठीक है, उस वैल्यू को आप पुट कर देना। भाई cos 30 है, मान लो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो वैल्यू पुट करके आंसर है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमेशा आप याद रखें कि एंगल जिसके साथ वेक्टर जो है cos थीटा उसके साथ, और इसकी नीड क्या है ये भी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे। किस पर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की तो दो तरह से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट।
याद रखिए कि जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी का इनटू दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से करें और रिजल्ट यानी कि आंसर जो आए वो स्केलर हो, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन रिजल्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को वेक्टर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो इनके बीच में लगा दिया डॉट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि भाई वेक्टर का इनटू वेक्टर से करो और आंसर भी वेक्टर आ जाए, तो इस तरह के रिजल्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। नाउ जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इनटू अगर आप फोर्स वेक्टर के साथ करते हो तो रिजल्ट आता है टॉर्क। टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स, जिसको अपन 5th यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। टॉर्क ये भी वेक्टर है, तो एक वेक्टर का इनटू दूसरे वेक्टर से करने पर रिजल्ट जो है आपका वेक्टर आया, तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं और बीच में इस तरह के क्रॉस का साइन लगा देते हैं। पहले हम सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट को। देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, समझ गए ना। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या है, अगर आप ए वेक्टर का इनटू बी वेक्टर से करते हो तो इसको ओपन करने पर आता है ए बी कॉस थीटा। क्या आता है, ए वेक्टर का इनटू बी वेक्टर से करने से आता है ए बी कॉस थीटा। मान के चलो ये रहा ए वेक्टर, ये होगा बी वेक्टर, तो रिजल्ट आ गया ए बी कॉस थीटा। अब जरा सोचो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यदि ए और बी के बीच में एंगल होता 0 डिग्री, कितना, ए ये रहा बी ये रहा, एंगल होता 0 डिग्री, तो इनटू करने पे ए बी कॉस 0 हो जाता। cos 0 अगर हो जाता तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आता, ए बी cos 0 की वैल्यू 1 है, तो रिजल्ट आता ए बी, ठीक है। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ए cos 0, क्योंकि ए ये रहा और इसी डायरेक्शन में दूसरा ए, ठीक है। तो ए cos 0 की वैल्यू 1, तो ए वेक्टर का इनटू ए वेक्टर से करने से मतलब डॉट आता है ए स्क्वायर। इसी तरह से बी डॉट बी करोगे तो आएगा बी स्क्वायर। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 90 डिग्री होता है, जैसे ये वाला केस, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर cos 90 0 होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है 0। बात को समझो, देखो अगर ए वेक्टर, यहां पर बहुत जरूरी बात बता रहा हूं आपको, अगर ए वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर आपका ये रहा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, देखो जब भी आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो इसका मतलब ए बी कॉस थीटा को 0 प्रूव कर दो, क्योंकि ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कब 0 होता है, जब 90 डिग्री बन रहा हो और जब आपका जो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर। तो याद रखो, जब भी परपेंडिकुलर प्रूव करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को 0 प्रूव कर दो या फिर ए बी कॉस थीटा को 0 प्रूव कर दो। ये बात समझ में आ रही है। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए, अभी आपने प्रूव कर दिया यहां पर कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका अच्छे से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है आपका ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा, दैट मींस एंगल बताना चाहूंगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। ये ए मैग्नीट्यूड है ए का, ये बी मैग्नीट्यूड है बी का। अब आप जानते हो कि अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड निकालते हो, ये सारी वैल्यू का स्क्वायर प्लस इनटू में है और बी की जो वैल्यू उनका स्क्वायर कर दो, ठीक है। मतलब ये आपका फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हो। नाउ अभी देखना, ये आपका कॉस थीटा आपने निकाल दिया। इसके बाद अब मान लो कि अगर आपको जो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में, तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो इसका भी बड़ा ही सिंपल सा रूल है। जैसे मान के चलो ये आपका है एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये आपकी जेड डायरेक्शन। अगर ये इस डायरेक्शन में दिया हुआ आई, यहां दिया हुआ जे, यहां दिया हुआ के, ठीक है। अब अगर आप एक बात बताओ, आई का डॉट अगर आप किससे करते हो, आई का आई से, तो आई और आई के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, एक ही लाइन में। तो आई cos 0, ए बी cos थीटा होता है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, आई स्क्वायर। आई क्या है, यूनिट वेक्टर, तो भाई आई स्क्वायर, आई की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आया 1। इसी तरह जे का इंटू अगर आप जे से करते हैं तो जे cos थीटा यानी cos 0, जे और दूसरा जे भी 0, तो आंसर क्या है जे स्क्वायर यानी कि 1।
समझ गए? तो इस तरह से k का इंटू k से करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1। तो i डॉट आई या फिर j डॉट j होता है 1। लेकिन अगर आप i का इंटू j से करते हो तो ये 90 डिग्री पर है और cos 90 होता है 0, cos 90 होता है 0। तो भाई अगर आप i का इंटू j से करोगे तो रिजल्ट आएगा 0। अगर आप i ये रही और j ये रहा बाहर की साइड, तो i का इंटू k से करोगे, मतलब k बाहर की साइड है, तब भी रिजल्ट आएगा 0। इसका मतलब i डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k तो होते हैं 1, लेकिन अगर i का इंटू किसी और के साथ, j का इंटू किसी और के साथ, k का इंटू किसी और के साथ करोगे तो एंगल 90 डिग्री होगा, जिसके कारण से रिजल्ट आएगा आपका 0। बहुत सुंदर बात। तो अगर मुझे a वेक्टर की वैल्यू a वेक्टर का इंटू b वेक्टर के साथ करना है तो कैसे निकालूंगा? देखो i का i के साथ, तो 2 3 जा 6, i का i के साथ 1 होता है, प्लस 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 माइनस का रिजल्ट कितना आया? रिजल्ट आ गया आपका 9 6 15 और ये 13। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू आ गई आपके पास 13। अगर आपको इसको एंगल निकालना होता तो कैसे निकालोगे? इन a और b के बीच में एंगल निकालना होता तो क्या करोगे? cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू निकाल दिया आपने, कितनी है भाई 13, ठीक है, अपॉन में a का मैग्नीट्यूड तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, इनटू करना b के मैग्नीट्यूड से 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बस सॉल्व कर देना, cos थीटा की वैल्यू निकल आएगी। बस अगर आप ये सीख गए तो पूरा डॉट प्रोडक्ट आप जो है हिला के रख दोगे। क्लियर हुआ? अब हम सीखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अभी हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या इसी को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। एक बार फिर कहूंगा कि वेक्टर का इंटू वेक्टर से करने पर अगर रिजल्ट वेक्टर आए तो इस तरह के मल्टीप्लीकेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इंटू फोर्स से करने पर रिजल्ट टॉर्क आता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें पता पड़ता है कि इनके बीच में जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, वो क्रॉस वाला है। अभी इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल वेक्टर प्रोडक्ट का हमने कहां देखा है, तो बड़ी सिंपल सी बात देखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक पेचकस है ना, एक स्क्रू है, हर बार बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल है, या फिर ये मार्कर है, मैं इसको इस पर जो है यहां से फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की साइड, ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, घूम जा भाई घूम जा, ये देखो ये घूम रहा है, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे घुमाया तो मतलब फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं, फोर्स ऊपर नीचे लगा रहा हूं, लेकिन ये निकल का रहा है, ये बाहर निकल रहा है। इसी तरह से फोर्स मैं ऐसे लगाऊंगा और ये जाएगा कहां? अंदर। दैट मींस जो हमारा पेचकस है उसमें भी तो हम ऐसे करते हैं कि हम इसको ऐसे घुमाते हैं, तो ये या तो अंदर जाता है या बाहर जाता है। तो हम कर क्या रहे हैं? फोर्स कहां लगा रहे हैं? फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं, मतलब फोर्स तो लगा रहे हैं वाई एक्सिस में, ये इसकी जो सेंटर से दूरी है वो है एक्स एक्सिस में, है ना, हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है वो कहां मिल रहा है? अंदर या बाहर, अंदर या बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब कुछ कर रहे हैं एक्स और वाई प्लेन में, ये वाई और जेड भी हो सकता है, लेकिन देखो सब कुछ कर रहे हैं इन दो प्लेन में, और जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो या तो पेचकस अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। समझ गए? तो आप देखिए कि एक्स और वाई का इंटू करने से जो तीसरी क्वांटिटी जो मिल रही है ना, वेक्टर तो है लेकिन कहां मिल रही है? कहां मिल रही है? अंदर या बाहर। अंदर या बाहर का मतलब है इन दोनों पर परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आता है ना इसमें, वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। समझ गए बात को? नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो आप समझ गए ना, ये जो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कैसे होगा? दो वेक्टर के परपेंडिकुलर या फिर दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर। नाउ अब अगर आपको ए वेक्टर को क्रॉस करना है बी वेक्टर से, ठीक है, और पता करना है कि जो आपका सी वेक्टर जो रिजल्ट मिलने वाला है उसकी डायरेक्शन कहां होगी। समझ गए? तो क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल होता है। ये राइट हैंड थंब रूल का कहता है कि अपनी हथेली को यानी पाम को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए, फिंगर की स्पेलिंग अलग लिख दी मैंने, है ना, फिंगर को जो है आप दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए, फिर जो आपका मतलब घुमाना है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाना है, कर्ल करना है, ठीक है ना, फिर जो आपका थंब होगा ना अंगूठा, वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन देगा। जैसे मान के चलो आपके पास ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर, आपको यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो पहला वेक्टर ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। तो क्या करोगे, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी हथेली, ये रही हथेली, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हथेली, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करो। बी ऊपर है तो फिंगर मैंने कर्ल की, छोटे एंगल, शॉर्टर एंगल से, है ना, ऐसे नहीं उल्टा घुमा रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे घुमा रहा हूं, ये छोटे एंगल से। तो ये हथेली ए वेक्टर, ये ऊपर बी वेक्टर, तो अंगूठा कहां जा रहा है? बाहर। समझ गए? यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन। समझ गए? अगर ये x है, ये y में घुमा रहा हूं तो z में दिखा रहा है। समझे? तो थंब कहां दिखा रहा है? थंब दिखा रहा है बाहर, तो ये बाहर जो है, बाहर, दैट मींस आउटवर्ड द प्लेन, z एक्सिस या k कैप,
ये डायरेक्शन हो गई मेरी किसकी, ये सी वेक्टर की, समझ गए। लेकिन अगर मुझे यहां पर करना होता बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर उल्टा, तो क्या करता कि मेरी जो थंब हथेली है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगी और ए वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाऊंगा अपनी फिंगर को, लेकिन ये वाला एंगल तो बड़ा हो रहा है तो ऐसे उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि छोटा एंगल से मुझे घुमाना है। तो देखो ऐसे रखा और ऐसे घुमा दिया, तो थंब कहां जा रहा है, अंदर। इसका मतलब है माइनस के कैप, तो आंसर आएगा माइनस सी वेक्टर। समझ में आ गया, दैट मींस माइनस के कैप। तो देखो आप बात समझ गए ना कि मैं अगर वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ लगाना चाहूं तो नहीं लगेगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट फॉलोज एंटी कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब है कि वेक्टर में मैं ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता, इसको मैं लिखूंगा माइनस बी क्रॉस ए, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हुए मैं आपको बताता हूं कि भाई आगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को जब हम प्रूव करते हैं तो आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप है डायरेक्शन किसकी, ये जो तीसरा वेक्टर जो मैंने निकाला है ना, ए क्रॉस बी करने से जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट, उस रिजल्ट की डायरेक्शन है एन कैप। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ए बी कॉस थीटा निकाला था पिछले वाले डॉट प्रोडक्ट में, तो उसमें क्यों नहीं किया था एन कैप का जो है इनटू, तो उसमें इसलिए नहीं किया था क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में जो मतलब स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है ना वो स्केलर होता है, तो उसके बाद वो डायरेक्शन नहीं होती। ये बात आपको समझ आ रही है ना। तो यहां पर देखो ए क्रॉस बी क्या आ गया, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये हो गया इंटू एन कैप। तो ए क्रॉस बी का अगर आप मैग्नीट्यूड, ये तो आपका वेक्टर है, ये वेक्टर लगा है, अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो सिंपल कितना होगा, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को एन कैप को हटा देना। तो ए बी साइन थीटा से अगर आप एंगल यानी कि साइन थीटा निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ये ए बी। अच्छा देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये क्या चीज है, तो मान के चलो ए क्रॉस बी आ गया आपका 2i का प्लस 3j का प्लस 4 का कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इन सब का अंदर स्क्वायर करके ऐड कर दो, समझ गए, रूट के अंदर, ये आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब अगर मैं यहीं से देखूं ए बी साइन थीटा वाले फॉर्मूले से, तो मुझे पता पड़ता है कि ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो आपने कहा ए साइन 0, क्योंकि ए क्रॉस ए बी इस डायरेक्शन में और दूसरा वाला ए बी इसी डायरेक्शन में, समझ गए। तो ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कहां आएगा, ए साइन 0, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्ट आएगा 0। आई क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आई साइन 0, आई साइन 0, समझ गए। तो इसका मतलब आई क्रॉस आई साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया। इसी तरह से जो है आपका जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो याद रखना सेम वाले का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा होता है 0, बिकॉज सेम वाले में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 और क्रॉस प्रोडक्ट में लगता है साइन थीटा, तो भाई साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ गए ना। तो जब भी आपको करना है आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, बात समझ गए ना। अब देखो यहां पर देखे ना कि यहां पर जो है होता है आई क्रॉस जे, आप समझ रहे हो कि जब आपने देखा था एक्स और वाई प्लेन में काम कर रहे हो तो रिजल्ट आपका जो है तीसरे जेड प्लेन में जा रहा था, जेड एक्सिस में जा रहा था, समझ गए ना, कहां जा रहा था, जेड एक्सिस में, या तो बाहर या अंदर। इसी तरह से जब आप आई क्रॉस जे करते हैं तो रिजल्ट जो है आपका के आता है। जब आप जे क्रॉस के करते हैं, घबराओ मत, सिखा दूंगा, जे क्रॉस के करते हो तो रिजल्ट आता है आई, इन दोनों के परपेंडिकुलर। के क्रॉस आई करोगे तो क्या बचा है, जे, तो जे आएगा, समझ गए। ये आपको याद नहीं करना, टेंशन मत लो। देखो आपको बता दूं क्यों आएगा, ये आपका आई है, ऊपर फिंगर को कर्ल करो जे में, तो आई क्रॉस जे बाहर आ रहा है तो बचा के। इसी तरह जे क्रॉस आई करो, ठीक है, जे क्रॉस आई, सॉरी जे क्रॉस के ये रहा, आप जे में हो, जे क्रॉस के करो, आ रहा है आई, समझ गए ना, थर्ड वाला जो बचा हुआ है। अच्छा अगर आप डायरेक्शन, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, डायरेक्शन बदल दोगे, जे क्रॉस आई करोगे तो आएगा माइनस के, समझ गए। अगर आप के क्रॉस जे करोगे तो आएगा आपका माइनस आई, क्यों, ये वेक्टर प्रोडक्ट है भैया। अच्छा इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका होता है आई जे के, साइकिल, आई क्रॉस जे आया के, जे क्रॉस के आया आई, के क्रॉस आई आया जे, डायरेक्शन बदल दो, जे क्रॉस आई आया माइनस का के, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, के क्रॉस जे आएगा माइनस आई, समझ गए ना। अगर आपको के क्रॉस आई जो है आई क्रॉस के करना है, आई क्रॉस के, समझ गए, तो क्या आएगा माइनस जे। मतलब ये साइकिल आपको याद रखनी है, ऐसे घूम रहे हो आई जे के तो आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर उल्टे घूम रहे हो मतलब क्लॉकवाइज, समझ गए ना,
क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो आपका नेगेटिव आएगा। समझ गए? बस अब आपको ए क्रॉस बी करने का जो मेथड है वो और सिखा देते हैं, सारा काम अब आपसे बन जाएगा। तो अभी हम करेंगे ए क्रॉस बी, दैट मींस ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, इसको सीखने वाले हैं। स्केलर प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है, इसके लिए थोड़ी सी नई चीज आपको पढ़नी पड़ सकती है जिसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट। बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं। देखो ये मैथ्स में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो। देखो ए वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर की वैल्यू क्रॉस करना है, जिसके लिए आई जे के तीनों को हमने ऊपर लिख लिया। आई के आगे जो लगा है ना ए की वैल्यू 3, ठीक है, जे के आगे 2, मतलब कोएफिशिएंट जो है उसको हम रख देते हैं इसके नीचे। आई के नीचे 4, जे के नीचे जो है इसका 1 बचेगा, और के नीचे इसका ये 2 बच जाएगा। ठीक है, विद साइन लेना है। अब इसके बाद 3 ब्रैकेट बनते हैं, एक आई का, एक जे का और एक के का। समझ गए? आई का और के का पॉजिटिव होता है, जे का नेगेटिव। क्लियर? अब देखो क्या करना होता है, बस कुछ नहीं। आई के लिए अगर आपको सॉल्व करना है तो आप आई वाले कॉलम को छुपा लेंगे। आई वाले कॉलम को छुपा लो और इस साइड लेफ्ट में जाओ, 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस साइन फॉर्मूले का, ये आपका -6। समझ गए? इंटू करना है। अब इसके बाद जे पर आ गए तो ये तो माइनस फॉर्मूले का है। देखो 2 इंटू 3 करना है, इसको छुपा लो इसको। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, ये इस साइड। ठीक है, नाउ अभी देखो माइनस फॉर्मूले का 4 इंटू -6 तो -24 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, भाई के पे आ जाओ, तो के को छुपा लो। क्या करोगे, ये देखो, ये आपका लेफ्ट में जाओ, ये आपका 3 हो गया माइनस फॉर्मूले का, और 4 2 जा 8 हो गया। बस सॉल्व हो गया। ए क्रॉस बी क्या निकल गया, ये आपका हो गया ये 10 आई कैप। ठीक है, चलिए ये कितना 30 तो -30 जे कैप, ये कितना, ये आपका -5 के कैप। तो ये निकाल दिया आपने ए क्रॉस बी। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ए क्रॉस बी का, तो क्या करोगे, तो आप सिंपल रूट के अंदर 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर दो। मतलब रूट के मतलब मैग्नीट्यूड निकालते हो तो कभी भी माइनस साइन जो है इसके अंदर लगाओगे तो ब्रैकेट में लगाओगे ना, -5 का होल स्क्वायर तो प्लस ही आने वाला है। इस तरह से कर सकते हो। साइन थीटा निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसके नीचे ए बी कर देना, इज इक्वल टू साइन थीटा निकल आएगा। बात समझ गए ना, बात समझ गए? ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस जो है प्लस 6 स्क्वायर, इस तरह से बी स्क्वायर निकालो। समझ गए? तो देखो कैसे जाना है, एक बार पहले लेफ्ट में जाओ, ठीक है, माइनस साइन लगाओ, फिर राइट में जाओ। लेफ्ट में गए, माइनस साइन लगाया, राइट में, बस सिंपल सी बात। इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा। तो आज हमने वेक्टर में उतना सीख लिया कि 11th 12th क्लास में कभी भी आपको इनके बेसिक्स में ओवरव्यू में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद न्यूमेरिकल्स तो ऐसा है कि आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा निखरते चले जाओगे। तो आज के लिए बस उतना ही। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करना, ये वीडियोस आगे तक पहुंचनी चाहिए। 10-50 स्टूडेंट तक अगर सिमट के रह जाएगी तो ये मेहनत थोड़ी सी वेस्ट हो जाएगी। तो बस यही कहूंगा, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस चैनल पर अपलोड हो रहा है, जरूर एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करें या टॉपिक नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।